फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुदगुदी वाली घटना के बारे में अजीब महसूस करते हुए दाहुआ जियो येयांग से निपटना नहीं चाहता था। अकेले लंगड़ाते हुए उसने अपने होंठ भींचे और चुप रही। धीरे करो, अपना पैर देखो। जियो येयांग दाहुआ की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। ठीक है, नाराज मत हो, मैं तुम्हें दोबारा इस तरह नहीं छेड़ूंगा। जियो येयांग ने तेजी से दाहुआ के सामने कदम रखा और उसका रास्ता रोक दिया। दाओहुआ को अपना सिर घुमाते देख जियो येयांग ने अचानक उसके पीछे इशारा किया, जल्दी देखो वह क्या है। दाओहुआ ने सहजता से जियो येयांग की ओर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। जैसे ही वह उसे डांटने के लिए पीछे मुड़ी, उसने अपनी आंखों के सामने ताजे फूलों का एक गुच्छा देखा। जियो येयांग ने दाओहुआ के चेहरे पर फूल रखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दाओहुआ ने उस पर तिरछी नजर डाली और अपने होठों को हल्की सी मुस्कान में मोड़ने से नहीं रोक सकी। उसने फूल लिए और उन्हें सूंघा, तुमने ये कब तोड़े? मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया? दाओहुआ को मुस्कुराते हुए देखकर जियो येयांग ने भी आराम किया। आप अपना सिर नीचे करके सीधे आगे चल रहे थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। बेशक, आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं फूल चुन रहा था। दाओहुआ ने गुनगुनाया और ताजे फूलों के साथ खेलने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। जियो येयांग ने पास में एक चट्टान देखी और कहा, हम काफी दूर तक चल चुके हैं, आप थक गए होंगे। आइए मैं उस चट्टान पर बैठने में आपकी मदद करता हूँ। दाओहुआ को अपने दाहिने पैर में कुछ दर्द महसूस हुआ और उसने सहमति में सिर हिलाया। दाओहुआ को चट्टान पर बैठने में मदद करने के बाद जियो येयांग उसके बगल में बैठ गया, उसके हाथ से फूल ले लिया और कहा, चूंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे लिए फूलों का मुकुट बनाने दो। तुम इसके साथ सुंदर दिखोगे। दाओहुआ ने जियो येयांग को अनिश्चितता से देखा, क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है? जियो येयांग ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि यह स्पष्ट हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आप ऐसा करते हैं, है ना? आप मुझे सिखा सकते हैं और हम इसे एक साथ मिलकर बना सकते हैं। दाओहुआ ने उस पर नजर डाली, आप वास्तव में जानते हैं कि लाभ कैसे लेना है। हालांकि वह अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन जियो येयांग को ऐसा करना शुरू करते देख वह उसका मार्गदर्शन करने से खुद को नहीं रोक सकी। ओह, यह लाल फूल बहुत चमकीला है। मैं इसे अपने सिर पर नहीं पहनना चाहता। तो आइए इस गुलाबी रंग का उपयोग करें। मुझे लगता है कि गुलाबी रंग आप पर विशेष रूप से अच्छा लगता है, आपकी गोरी त्वचा के साथ यह आपको और भी नाजुक बना देगा, उन्होंने सुझाव दिया। मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे हल्के बैंगनी वाले पसंद है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आपको जो पसंद है वह सबसे महत्वपूर्ण है। जल्द ही हल्के बैंगनी रंग के फूलों का मुकुट तैयार हो गया। जियो येयांग ने दाओहुआ के बालों को साफ किया और फिर उसके सिर पर फूल का मुकुट रखा। इसके चालू होने के बाद दाओहुआ ने फूल के मुकुट को छुआ और अनिश्चित रूप से पूछा, क्या यह अच्छा लग रहा है? जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए आंखों से दाओहुआ को देखा, प्रशंसा की कि कैसे उसके गोरे गुलाबी गाल ताजे फूलों से और भी बढ़ गए थे। यह सुंदर लग रहा है। जियो येयांग की स्थिर दृष्टि में स्पष्ट प्रेम को महसूस करते हुए दाओहुआ असहजता से खांसने लगा और नदी के किनारे की ओर चलते हुए खड़ा हो गया। वह नीचे झुकी और पानी पर अपना प्रतिबिंब देखने लगी। जियो येयांग ने उसका पीछा किया और दाओहुआ को आगे की ओर झुकते देखकर चिंतित हुआ कि कहीं वह नदी में न गिर जाए। उसने सहज रूप से पीछे से उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली। जियो येयांग के अचानक आलिंगन से घबराकर दाओहुआ एक पल में सीधा हो गया और उसकी कमर पर अपने हाथ थपथपाए। ठीक है, मैं अब और नहीं देख रहा हूँ। जियो येयांग ने दाओहुआ का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके साथ फिर से झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि यह अच्छा लग रहा है या नहीं। फिर उसने अपनी नजर नदी की सतह पर एक साथ उनके सिरों के दोहरे प्रतिबिंबों पर टिकी। क्या यह स्वर्ग से उतरती हुई पुष्प परी है? वह इतनी सुंदर क्यों दिखती है? अपने कान से छेड़ने वाली टिप्पणी सुनकर दाओहुआ सीधी हो गई, अपना सिर घुमाया और अपने पीछे जियो येयांग की ओर देखा। तुम शब्दों के मामले में और अधिक चालाक हो गए हो। जियो येयांग ने हंसते हुए नीचे दाओहुआ की ओर देखा, जो उसकी ओर अपनी आंखें चौड़ी कर रही थी। उसके प्यारे चेहरे को इतने करीब से देखकर उसके एडम का सेब अनायास ही हिल गया, क्योंकि उसकी नजर दाओहुआ के सुस्वादु लाल होंठों पर पड़ी। प्रवेश करते समय उसका सिर अनायास ही अंदर की ओर झुक गया। जियो येयांग को महसूस हुआ कि उसकी नाक की नोक दाओहुआ के गाल को छू रही है। जैसे ही वह दूर हटती दिख रही थी,
उसने अपनी बाहें कस ली, उसे अपनी जगह पर स्थिर कर दिया, जिससे उसे पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं मिली। जियो येयान का चेहरा बड़ा होता देख दाओ हुआ का दिल ढोल की तरह बजने लगा। जल्द ही उसके गर्म होंठ उसके होंठों पर दब गए और एक पल में दाओ हुआ का दिमाग शून्य हो गया। जियो येयान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही वह चुंबन को गहरा करने वाला था, अचानक दूर से एक आवाज आई, जिसने तुरंत उसे परेशानी के प्रति सचेत कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, अगले ही पल दाओ हुआ ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। अपने मन में कोसते हुए जियो येयांग ने दाओ हुआ को शर्माते और उसकी आंखों से बचते हुए देखा, जिससे उसे अप्रत्याशित रूप से खुशी और संतुष्टि महसूस हुई। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे छिपने के लिए पास की एक चट्टान के पीछे ले गया। आवाजों की आवाजें और भी करीब आती गईं, जिससे दाओ हुआ को खुद को उस दृश्य से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसने अभी देखा था। उसने देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला और नवागंतुक को पहचानने पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। युवानयाओ डोंग युवानयाओ और सन चांगजे को पहाड़ों के बीच घूमते और हंसते हुए देखकर जियो येयांग भी बेहद आश्चर्यचकित हुआ। जब दाओ हुआ ने देखा कि यह डोंग युवानयाओ है, तो वह खुद को प्रकट करने की इच्छा से आगे बढ़ी, लेकिन जियो येयांग ने उसे एक पल में पकड़ लिया। दाओ हुआ ने भौहें चढ़ा ली, जियो येयांग की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसे गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपने आसपास का सर्वेक्षण करते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए देखा। वो तुरंत उन शब्दों को निगल गई जो वह कहने जा रही थी। फूश! पीछे से हवा को चीरते हुए एक तीर की आवाज आई। इससे पहले कि दाओ हुआ को पीछे मुड़कर देखने का मौका मिले, उसे लगा कि जियो येयांग ने उसे उठा लिया है और तेजी से अपने मूल स्थान से दूर चला गया है। जैसे ही उन्होंने खुद को स्थिर किया, दाओ हुआ ने देखा कि कई कांपते तीर पूंछ वहीं अटक गए जहां वे कुछ क्षण पहले खड़े थे। अचानक काले कपड़ों में लगभग एक दर्जन आदमी चारों ओर से निकले, कुछ तीर चला रहे थे और अन्य चाकू लहरा रहे थे, सभी उनकी ओर दौड़ रहे थे। जियो येयांग ने तेजी से दाओ हुआ को एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया और तुरंत कहा, अपनी रक्षा करो और बाहर मत आओ। बोलने के बाद उसने अपने पैर से एक पेड़ की शाखा को फंसा लिया और हमलावरों का सामना किया। दाओ हुआ ने उत्सुकता से देखा। जियो येयांग कुशल था, लेकिन उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था और काले कपड़ों में बहुत सारे लोग थे, वह संभवतः उनसे अकेले कैसे लड़ सकता था। सौभाग्य से पास के सन चांगजे ने हंगामा सुना और जियो येयांग को काले कपड़ों में से कुछ लोगों से बचाने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। यह देखकर कि काले कपड़ों वाले लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, दाओ हुआ ने अपने बगल के बड़े पेड़ पर नजर डाली, अपनी स्कर्ट उठाई और ऊपर चढ़ने लगी। कई मीटर ऊंचे स्थान पर पहुंचकर उसने तुरंत अपने स्थान से एक गुलेल और गोलियां निकाली। जैसे ही काले कपड़े पहने लोगों ने जियो येयांग पर घातक चालों से हमला किया और युद्ध का मैदान नींद की गोलियों का उपयोग करने के लिए बहुत खुला था, दाओ हुआ ने सील थ्रोट ऑन ब्लड कॉन्टैक्ट जहर निकाला, जिसे गु जियान ने उसे बनाना सिखाया था। यह जहर किसी घाव के संपर्क में आने पर कुछ ही सेकंड में जान ले सकता है। जियो येयांग को काले कपड़ों में से एक व्यक्ति से एक बड़ा चाकू छीनते और उसे काटते हुए देखकर दाओ हुआ ने तुरंत उस व्यक्ति पर गोली चलाने का अवसर जब्त कर लिया। भीषण लड़ाई ने दाओ हुआ की सूक्ष्म चाल को स्पष्ट कर दिया। दाओ हुआ पेड़ पर झुककर लेटा हुआ था और देख रहा था कि काले कपड़े पहने लोगों का ध्यान मुख्य रूप से जियो येयांग पर था, जबकि सन चांगजे और डोंग युवानयाओ गंभीर खतरे में नहीं थे। उसने अपना सारा ध्यान जियो येयांग पर केंद्रित किया। प्रारंभ में काले कपड़ों वाले लोगों ने दाओ हुआ पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक के बाद एक उनके साथी बेवजह मर गए, उनका ध्यान उसकी ओर गया। हुश हुश हुश! दाओ हुआ की स्थिति की ओर तेजी से कई तीर चले। ध्यान से! दाओ हुआ ने सामने वाले तीरों से तो बचाव किया, लेकिन पीछे से नहीं। उसका दाहिना पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह समय रहते बच नहीं पाई और पेड़ से गिर गई। जियो येयांग ने यह देखा और महसूस किया कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। काले कपड़ों में आगे बढ़ रहे लोगों को नजरअंदाज करते हुए वह दाओ हुआ को पकड़ने के लिए दौड़ा। जिंग! जैसे ही जियो येयांग ने दाओ हुआ को पकड़ा, एक तीर उनकी ओर उड़ गया। जियो येयांग दाओ हुआ को पकड़े हुए चकमा देने में विफल रहा और कंधे में चोट लग गई। जियो येयांग को तीर से घायल होते देख दाओ हुआ को अपने अंदर सदमा और गुस्सा महसूस हुआ और उसने तीरंदाज पर सील थ्रोट ऑन ब्लड कॉन्टैक्ट गोली मारने के लिए अपना हाथ उठाया। टकराना! गोली तीरंदाजा के खून से लथपथ हाथ के पिछले हिस्से पर लगी और कुछ ही सेकंड के भीतर काले कपड़ों में मौजूद लोगों के बीच से चीख पुकार मच गई। नेता! जब उनके नेता निश्चल होकर गिर पड़े, तो काले कपड़ों में मौजूद लोगों के पास अपने लक्ष्य पर निशाना लगने पर खुशी मनाने का समय नहीं था।
जियो येयान को दाओहुआ की रक्षा करनी पड़ी, जबकि वह खुद एक तीर से घायल हो गया था और काले कपड़ों में लोगों की घेराबंदी के तहत लगातार पीछे हट रहा था। लेकिन सौभाग्य से काले कपड़े पहने लोग दाओहुआ के हाथों में जहर से सावधान थे और उनके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस प्रकार उन्हें हिडन गार्ड्स के आने के लिए कुछ समय मिल गया। जल्द ही जियो येयान के हिडन गार्ड्स आ गए। जैसे ही हिडन गार्ड पहुंचे, काले कपड़े पहनने वाले लोग नुकसान में थे और जियो येयान ने जल्दी से पीछे हटते हुए दाओहुआ की रक्षा की। जियो येयान का चेहरा विशेष रूप से भयानक देखकर दाओहुआ ने उसे एक पेड़ के पीछे बैठने के लिए सहारा देने के लिए जल्दबाजी की। जल्दी करो, मुझे तुम्हारा घाव देखने दो। जियो येयान के कंधे से रिश्ते गहरे लाल खून को देखकर दाओहुआ का चेहरा बदल गया। जियो येयान, तीर में जहर है, मुझे इसे अभी बाहर निकालने की जरूरत है, मेरे साथ रहो, ठीक है। जियो येयान के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने जबरन उसके कंधे पर रखे कपड़े को फाड़ दिया। देखा कि तीर गहराई तक नहीं लगा था और एक तेज गति से तीर को उसके कंधे से बाहर खींच लिया। जियो येयान दर्द से कराह उठा और बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि दाओहुआ बिना किसी हिचकिचाहट के उसके घाव से जहरीला खून चूसने के लिए नीचे झुक रहा था। इस क्षण में जियो येयान का दिल भावनाओं के अवर्णनीय उछाल से भर गया। ओह! दाओहुआ ने मुंह से काला लाल खून थूका, जो एक पल भी रुके बिना घाव को फिर से चूसने लगा। कई कोशिशों के बाद बाहर निकला हुआ खून फिर से लाल हो गया। जियो येयान चुपचाप दाओहुआ को देखता रहा, उसके लिए उसकी भावनाएं पल पल और गहरी होती जा रही थी। जब घाव से बहता खून सामान्य दिखने लगा तभी दाओहुआ रुका। जियो येयान ने दाओहुआ के होठों पर खून देखकर सहजता से उसे पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसका हाथ दाओहुआ के कोमल होठों को छू गया तो वे दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तभी काले कपड़े में एक आदमी उनके करीब आ गया और एक हिडन गार्ड ने उसका पीछा किया और अपने ब्लेड के एक ही वार से उसे खदेड़ दिया। जैसे ही खून बिखरा, जियो येयान को चिंता हुई कि दाओहुआ इस दृश्य से डर जाएगी। उसने अपने कंधे में दर्द सहते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों को अपने हाथ से ढक दिया। मत देखो। दाओहुआ ने जियो येयान का हाथ नीचे खींचते हुए कहा, मैं नहीं देखूंगी, लेकिन अभी मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और अपना ख्याल रखो। बोलने के बाद उसने उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए रुमाल निकाला। जियो येयान ने इधर उधर देखा और यह देखकर कि सभी काले कपड़ों वाले लोगों का निपटारा कर दिया गया है, उसने दाओहुआ को रोका। मेरी चोट इतनी गंभीर नहीं है और तुमने पहले ही जहर चूस लिया है, मुझे ठीक हो जाना चाहिए। तुम्हें नदी के किनारे अपना मुंह कुल्ला करना चाहिए ताकि मुझे जहर न मिले और तुम्हें जहर न मिले। दाओहुआ को लगा कि यह समझ में आ गया है। उसने जियो येयान को अपने घाव पर दबाव डालने दिया और फिर अपना मुंह धोने के लिए नदी पर चली गई। धोने के बाद दाओहुआ ने हिडन गार्ड द्वारा दी गई सोने की पीड़ादायक दवा ली। दवा को जियो येयान के घाव पर लगाया और फिर देर से डोंग युवानयाओ और सन चांगजे को याद किया। जियो येयान, युवानयाओ और सन चांगजे कहाँ है? आंग यी आगे बढ़े, वे आगे हैं। ऐसा लगता है कि मिस डोंग पानी में गिर गई है, लेकिन उसे बचा लिया गया है। दाओहुआ की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर जियो येयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंग यी की ओर देखते हुए खड़ा हो गया। यहाँ साफ करो। निर्देश देने के बाद उन्होंने दाओहुआ का हाथ थाम लिया। चलो उन पर जांच करें। दोनों तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही सन चांगजे और डोंग युवानयाओ को देखा। दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। डोंग युवानयाओ कमजोर दिखाई दे रहे थे और सन चांगजे के आलिंगन में झुक रहे थे। युवानयाओ, दाओहुआ जल्दी से वहां से निकल गया। जब डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ को देखा तो उसने तुरंत खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। यही, मैं अभी नदी में लगभग मर ही गई थी। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को पकड़ लिया और उसे शांत करने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ अतीत में है। जियो येयान ने सन चांगजे की ओर देखा और उसकी चोटों पर ध्यान देते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं? काले कपड़े पहने हुए लोग उसी के पीछे थे। परिणामस्वरूप सन चांगजे और डोंग युवानयाओ दोनों को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। सन चांगजे ने अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, बस कुछ सतही घाव है। जियो येयान ने सिर हिलाया, दाओहुआ की ओर देखा, लेकिन जल्दी से फिर से अपनी आंखें फेर ली। मई तक सभी के कपड़े काफी पतले हो गए थे। पानी में गिरने के बाद डोंग युवानयाओ के कपड़े उसके शरीर से चिपक गए और वह खुद को ध्यान से देखने का साहस नहीं कर सका। झरने के बगल में एक पत्थर की गुफा है। मैंने डेफू को कपड़े बदलने के लिए कहने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। चलो पहले वहीं रुके। दाओहुआ ने यह भी देखा कि डोंग युवानयाओ के सारे कपड़े गीले थे और ऐसे लोगों से मिलना अनुचित था।
वो जियो येयान को देखने के लिए अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सकी और उसकी नजर उसकी छोटी बाजू वाली शर्ट पर पड़ी। जियो येयान समझ गया कि दाहुआ का मतलब क्या है, लेकिन उसने अपना सिर घुमा लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह कंजूस था, लेकिन अगर उसके कपड़े मिस डोन पर दिख जाते, तो इससे निश्चित रूप से गलतफहमी पैदा होती और वह ऐसा नहीं होने देता। दाओहुआ ने देखा कि जियो येयांग ने पलटकर उसे अनदेखा कर दिया था। वह अचानक हैरान हो गई, यह सोचकर कि वह समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब है। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, उसने देखा कि सन चांस ने अपनी बाहरी शर्ट उतार दी और उसे डोंग युवानयाओ के ऊपर डाल दिया। हालांकि यह गीला था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ को ऊपर उठाने में मदद की। शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत देर तक पानी में भीगी हुई थी, डोंग युवानयाओ के पैर अभी भी कुछ कमजोर थे, इतना कि उसका सारा वजन दाओहुआ पर पड़ रहा था और दाओहुआ उसे लगभग पकड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर सन चांस ने तुरंत कहा, मुझे मिस डोंग को ले जाने दो। यह देखते हुए कि डोंग युवानयाओ ने मना नहीं किया, सन चांगजे ने सीधे उसे दाओहुआ की बाहों से ले लिया और झरने के पास पत्थर की गुफा की ओर ले गया। दाओहुआ किसी की मदद करने की मुद्रा बनाए रखते हुए दोनों लोगों को दूर जाते हुए चुपचाप खड़ा रहा। जियो येयांग ने दोनों पर एक नजर डाली और फिर उन्हें अनदेखा कर दिया। वह आमतौर पर दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद नहीं करते थे। हालांकि यह देखते हुए कि दाओहुआ के कपड़े डोंग युवानयाओ से गीले थे, उसने जल्दी से अपनी बाहरी शर्ट उतार दी और उसे पहना दी। उसके कपड़ों को देखकर दाओहुआ खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने पूछा, तुमने अभी युवानयाओ को अपने कपड़े क्यों नहीं दिए? उसे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। जियो येयांग, तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे तुमसे ज्यादा इसकी जरूरत है? क्या तुम अपनी वर्तमान स्थिति में भी देखी जा सकती हो? दाओहुआ चुप हो गया। गर्मियों के कपड़े काफी पतले होते थे और एक बार जब वे गीले हो जाते थे, तो वे लोगों के देखने लायक नहीं रहते थे। जियो येयांग ने आगे कहा, जब तक मैं आपकी अच्छी देखभाल करता हूं, यह काफी है। जहां तक लड़कियों की बात है, मैं इतनी ज्यादा चिंता नहीं कर सकता। दाओहुआ ने उस पर नजर डाली, युवानयाओ हमारा दोस्त है। जियो येयांग ने कहा, दोस्तों के साथ भी किसी को संदेह से बचना चाहिए। दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसने देखा कि वह उसे अपनी छाती के सामने सैश बांधने में मदद कर रहा है, तो दाओहुआ ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं इसे स्वयं करूंगी। इतना कहने के बाद वह पलट गई और उसे खुद ही बांध लिया। इस बार जियो येयांग ने आज्ञाकारी ढंग से जाने दिया, क्योंकि ड्रेसिंग में अंतरंग संपर्क शामिल था और उसे कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस हुई। सैश बांधने के बाद दाओहुआ और जियो येयांग पत्थर की गुफा की ओर चल दिए। एक बार जब दाओहुआ पहुंचा, तो सन चांगजे ने डोंग युवानयाओ को उसे सौंप दिया, फिर जलाओ लकड़ी की तलाश में गुफा से बाहर चला गया। जियो येयांग को लगा कि गुफा में प्रवेश करना अनुचित है, इसलिए वह प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर देखता रहा। डोंग युवानयाओ दाओहुआ के कंधे पर झुक गया और सन चांस को व्यस्तता से आगे पीछे होते हुए देख रहा था। सुन चांगजे का पानी के अंदर मुंह से मुंह करने का वह दृश्य, जब वे काले कपड़ों वाले लोगों द्वारा फंस गए थे और किनारे तक नहीं पहुंच पाए थे, उसके दिमाग में बार बार कौंधता रहा। जल्द ही सन चांगजे ने आग बुझा दी। यह देखकर कि डोंग युवानयाओ के बाल अभी भी टपक रहे थे, सन चांगजे ने भी आग को थोड़ा बड़ा कर दिया। जियो येयांग ने दाओहुआ के गालों को आग से लाल होते देखा और तुरंत बोला, आग को बहुत तेज मत करो, इस तरह भूनना कौन बर्दाश्त कर सकता है? सन चांगजे एक पल के लिए चौंक गए, फिर झिझकते हुए बोले, लेकिन मिस डोंग के कपड़े पूरे गीले हैं, बड़ी आग उन्हें ठंड लगने से बचाएगी। डोंग युयान्याओ ने अपनी आंखें सन चांगजे की ओर उठाईं, जिन्होंने जियो येयांग का खंडन किया था, उसकी आंखों में एक तेज मुस्कान चमक रही थी। इस समय डेफू वांग मैनमैन और होंग यू के साथ जल्दी में आ गया। महाराज, क्या आप सब ठीक हैं? जियो येयांग ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वांग मैनमैन और होंग यू की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या आप कपड़े लाए हैं? जल्दी करो और अपनी महिलाओं के कपड़े बदलवाओ, उन्हें ठंड न लगने पाए। डोंग युवानयाओ को अपने बाल पोंछने थे, उसने वांग मैनमैन को नए कपड़े पहनाए और उसे मदद के लिए छोड़ दिया, जबकि उसने खुद पहले जियो येयान का बाहरी परिधान लिया और गुफा से बाहर निकली, कपड़े डेफू को सौंप दिए और फिर जियो येयान की ओर देखा, जिसने अभी अभी नए कपड़े पहने थे। तुम्हारे पास जो घाव है, मैंने पहले उसे केवल थोड़ी देर के लिए रुमाल से लपेटा था, इसका फिर से ठीक से इलाज करना होगा, उसने डेफू की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम पट्टियां लाए हो? डेफू ने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने किया।
दाओ हुआ ने चारों ओर देखा और पास में एक काफी सपाट और चिकनी चट्टान की ओर इशारा किया, वहां बैठो और मैं इसे तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। जियो येयांग आज्ञाकारी होकर गया और बैठ गया, फिर दाओ हुआ की ओर देखा। दाओ हुआ, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, अपना बाहरी वस्त्र उतार दें। जियो येयांग ने अपना हाथ हिलाया, फिर रुका और दाओ हुआ की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। मैं एक हाथ से बटन नहीं खोल सकता, इसे हटाने में मेरी मदद करें। दाओ हुआ ने उस पर नजर डाली, उसके माथे पर हल्का पसीना देखा, एक पल के लिए झिझका लेकिन फिर बटन लगाने में उसकी मदद करने के लिए नीचे झुका और ध्यान से अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया। जियो येयांग ने चुपचाप दाओ हुआ को देखा, जब उसने पूछा तो उसने अपना हाथ उठाया, जब उसने पूछा तो वह दूसरी तरफ घूम गया, बहुत सहयोगात्मक। पट्टियां बांधते समय पट्टी को जियो येयांग के बगल के नीचे से गुजरना पड़ता था, उस समय दाओ हुआ को जियो येयांग के शरीर के चारों ओर पहुंचना होता था। दाओ हुआ को करीब से देखते हुए, उससे निकलने वाली हल्की गंध को सूंघते हुए, जियो येयांग की आंखें धुंधली हो गईं, खासकर जब दाओ हुआ के लटकते कान के बाल उससे टकराए तो उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। जियो येयांग की सांसें अचानक भारी होती देख दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, उसके कान लाल हो रहे थे, और जल्दी से उसके माथे को छुआ। तुम्हें बुखार क्यों है? उसके हाथ की हथेली की चिलचिलाती गर्मी ने दाओ हुआ को चौंका दिया। यह बुरा है, मैंने निश्चित रूप से पहले सारा जहर नहीं चूसा था। दाओ हुआ को चिंतित देखकर जियो येयांग वापस होश में आया, उसने तुरंत उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। दाओ हुआ ने उस पर विश्वास नहीं किया। आप कैसे ठीक हो सकते हैं, आपके शरीर में अभी भी जहर का अवशेष होगा। चलो जल्दी से वापस चलें, हमें आपके लिए एक मारक दवा तैयार करनी होगी। इतना कहने के बाद उसने जल्दी से उसे कपड़े पहनने में मदद की। अत्यावश्यकता के कारण दाओ हुआ अधिक ध्यान नहीं दे रहा था, जल्दबाजी में उसने गलती से जियो येयांग को दबा दिया, जिससे न केवल उसके कान लाल हो गए, बल्कि उसके गाल भी लाल होने लगे। यह देखकर दाओ हुआ और भी तेजी से आगे बढ़ा, और जल्द ही जियो येयांग को पूरे कपड़े पहना दिए, फिर जाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। जियो येयांग ने तुरंत उसे रोका, मैं वास्तव में उतना गंभीर नहीं हूं जितना आप कहते हैं। भले ही मुझे दवा लेने की आवश्यकता हो, इस समय जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मिस डोंग अभी तक बाहर नहीं आई है, क्या आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं? दाओ हुआ ने रुकते हुए कहा, मैं उसे जल्दी ले जाऊंगा। इतना कहकर वह गुफा की ओर एक कदम आगे बढ़ गई। जियो येयांग ने तुरंत उसे पीछे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि दाओ हुआ पहले ही 2 कदम चल चुका था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उसे पीछे खींच सके, जियो येयांग ने काफी बल लगाया। दाओ हुआ का दाहिना पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, और जियो येयांग द्वारा खींचे जाने पर वह पीछे की ओर झुक गई और जल्दी में सीधे जियो येयांग की बाहों में गिर गई। ठिस। जब दाओ हुआ बैठी तो वह जियो येयांग के कंधे के घाव से टकराई, और जियो येयांग की दर्द भरी चीख सुनकर उसने तुरंत खड़े होने की कोशिश की। लेकिन उस पल में जियो येयांग ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और उसे अपने आलिंगन में सुरक्षित कर लिया। यह ठीक है, जल्दी मत करो मिस डोंग, मैं वास्तव में ठीक हूँ, बस यहीं रहो और मेरे साथ रहो। दाओ हुआ ने उसे संदिग्ध दृष्टि से देखा। जियो येयांग ने उसकी नजर से थोड़ा असहज महसूस करते हुए दाओ हुआ की गर्दन पर आराम करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। दाओ हुआ थोड़ा कठोर हो गई, अपनी गर्दन से जलन महसूस करते हुए चिंता के साथ कहा, यहाँ आपकी स्थिति अधिक जरूरी है, युवा नयाओं को कोई आपत्ति नहीं होगी। जियो येयांग ने दाओ हुआ की गर्दन को रगड़ा और बड़बड़ाया, मैं वास्तव में ठीक हूँ, मैं अपने शरीर को जानता हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मैं अपना स्वास्थ्य बर्बाद नहीं करूंगा। वह नहीं चाहता था कि दाओ हुआ इस मुद्दे पर अधिक चर्चा करे, उसने निर्णायक रूप से विषय बदल दिया, आप लोगों को बाद में भेजने के बाद मुझे अभी भी उन काले कपड़ों वाले लोगों से निपटना होगा। दाओ हुआ ने जियो येयांग की नाड़ी की जांच की, यह स्थिर और मजबूत थी, वास्तव में ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ भी गलत था। वह काले कपड़ों में पुरुषों के बारे में अपने विषय के साथ चली गई, वे काले कपड़े वाले लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? जियो येयांग ने उपहास करते हुए कहा, यह जरूर होना चाहिए कि सिशान गांव में मामले का पता चल गया है। दाओ हुआ के चेहरे पर चिंता दिखाई दी, क्या यह 8वें राजकुमार के लोग थे? जियो येयांग ने सिर हिलाया और अपना सिर फिर से दाओ हुआ की गर्दन के दूसरी तरफ रख दिया। दाओ हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपने यह नहीं कहा कि सिशान गांव में किले पर लॉर्ड वू का कब्जा होने से यह आपको फंसा नहीं देगा? जियो येयांग, चाचा 8वें प्रिंस को नहीं पता कि यह मैं हूं। इस बार उन्होंने शायद मेरा परीक्षण करने के लिए एक हत्यारे को भेजा, यह देखने के लिए कि क्या मैं वास्तव में जिनलिंग गार्ड हूं जो हथियार पहुंचाने के लिए उत्तरी सीमा पर गया था। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, तो अब हम क्या करें?
दाओ हुआ की भौहें तनी हुई देखकर जियो येयांग ने अपना माथा उसके माथे पर रगड़ा और हल्के से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जैसे ही जियो येयांग ने अपना सिर अपने सिर पर झुकाया, दाहुआ ने तुरंत नदी के किनारे के दृश्य के बारे में सोचा, उसके गाल लाल हो गए और वह अनजाने में पीछे झुक गई। जियो येयांग ने उसे रोका नहीं, लेकिन अंततः अपना पैर पत्थर पर रख दिया, जिससे दाहुआ उसके पैर के सामने झुक गया। दाहुआ पहले से ही जियो येयांग पर बगल में बैठा था और अब ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बाहों में लेटी हुई थी। ओह! स्थिति की अजीबता को महसूस करते हुए, दाओहुआ ने जियो येयान को एक शर्मीली मुस्कान दी, जो उसकी ओर देख रही थी, और सीधे बैठने की कोशिश की, लेकिन जियो येयांग ने आगे बढ़कर उसकी नाक को छुआ। आप, उसके अविश्वसनीय स्नेहपूर्ण स्वर को सुनकर और उसकी आंखों में अमिट कोमलता देखकर दाओहुआ को कुछ हद तक स्तब्ध महसूस हुआ। दाओहुआ को अचंभे में देखकर जियो येयान का मन भी नदी के किनारे के उस स्पर्श की ओर चला गया जिसने उसके दिल को परेशान कर दिया था, और उसने लापरवाही से दाओहुआ के गाल को सहलाया, अनजाने में फिर से नीचे झुक गया क्योंकि उसकी उंगलियां उसके लाल होंठों पर फिसल गईं। हालांकि जैसे ही वह दाओहुआ के होठों को छूने वाला था, उसने अपनी आंख के कोने से दूर से दौड़ते हुए सन चांस की एक झलक देखी। उसने अपने दिल में चुपचाप शाप दिया और बहुत अफसोस के साथ दाओहुआ को ऊपर उठाने में मदद की। जैसे ही दाओहुआ बैठी, वह वास्तविकता में वापस आ गई। कुछ क्षण पहले की अपनी हरकतों के बारे में सोचते हुए वह अपना चेहरा ढकने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन सन चांस को पास आते देख फिर भी उसने मुस्कुराता हुआ चेहरा उठाकर उसका स्वागत किया। सन चांगजे जियो येयांग को अपनी ओर उदासीनता से देखते हुए देखकर थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके और अजीब तरह से मुस्कुराए, मिस डोंग अभी तक तैयार नहीं है। दाओहुआ ने तुरंत कहा, मैं जांच करने जाऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से पत्थर की गुफा में चली गई। दाओहुआ की जल्दबाजी को पीछे हटते देखकर जियो येयांग धीरे से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय डेफू आया, मास्टर, काले कपड़ों वाले लोगों से निपट लिया गया है। हमारे पास एक जीवित है, आंग यी और अन्य लोग उससे पूछताछ करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। जियो येयांग ने सिर हिलाया, मुझे पता है। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने सन चांगजे की ओर देखा, बाद में, आप दाओहुआ और मिस डोन को वापस ले लें, यहाँ क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी न बताएं। सन चांगजे ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं समझता हूँ। एक और चौथाई घंटा बीत गया और दाओहुआ और डोंग युवानयाओ पत्थर की गुफा से बाहर आ गए। जियो येयांग ने दाओहुआ से कहा, मुझे काले कपड़ों वाले लोगों से निपटना है, सन चांज आपको और मिस डोन को वापस ले जाएगा। दाओहुआ ने सिर हिलाया, सावधान रहें। जियो येयांग जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह रुक गया। उसने दाओहुआ की ओर देखा और धीरे से कहा, आज की घटनाओं के बारे में ज्यादा मत सोचो, यहां से जाने के बाद उन्हें भूल जाओ, समझे। दाओहुआ ने स्वीकारोक्ति में हम एड कहा। जियो येयांग ने दाओहुआ को गहराई से देखा, फिर तेजी से चला गया। जब तक वह बहुत दूर नहीं गया, तब तक डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ को खींचते हुए कहा, द लिटिल प्रिंस वास्तव में है। आपके लिए हर विवरण पर बहुत ध्यान दे रहा है, यह चिंता करते हुए कि काले लोगों के साथ संबंध ने आपको डरा दिया है, उसने आपको फिर से निर्देश देने का कष्ट भी उठाया। दाओहुआ ने डोंग युयान्याओ की ओर देखा और सन चांगजे को किनारे पर देखकर उसने और कुछ कहने से परहेज किया और मुस्कुराई, चलो जल्दी वापस चलते हैं। गुआको बिल्डिंग में वापस जाते समय दाओहुआ का दिमाग जियो येयांग द्वारा काले कपड़ों वाले पुरुषों के साथ व्यवहार करने में व्यस्त था, कुछ हद तक अन्यमनस्क। हालांकि यह देखते हुए कि डोंग युवानयाओ को हाल ही में पानी में गिरने का अनुभव हुआ था, उसने अपने दिल में बने डर को कम करने के लिए उसके साथ बातचीत करने का साहस किया। हालांकि जब वे बात कर रहे थे, उसे एहसास हुआ कि डोंग युयान्याओ उससे भी अधिक विचलित थी, उसकी प्रतिक्रियाएं हर बार लापरवाही भरी थी। मिस डोंग, सावधान रहें। एक पत्थर की सीढ़ी से गुजरते समय डोंग युवानयाओ ने उसके पैर पर ध्यान नहीं दिया और सीढ़ी को लात मारकर आगे की ओर गिर गई। दाओहुआ ने उसे पकड़ने की जल्दी की, लेकिन पकड़ने में असफल रहा। जैसे ही डोंग युवानयाओ गिरने वाली थी, सुन चांगजे ने तेजी से बगल से छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। डोंग युवानयाओ को देखकर, जो सन चांस की बाहों में डर से हौंफ रहा था, दाओहुआ कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया और फिर दौड़कर पूछने लगा, युवानयाओ, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही दाओहुआ निकट आया, डोंग युवानयाओ और सन चांगजे बिजली के झटके की तरह जल्दबाजी के बाद अलग हो गए। डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की ओर कुछ असहजता से अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। सन चांगजे ने डोंग युवानयाओ पर नजर डाली और तेजी से आगे बढ़ गए। दाओहुआ की जिज्ञासु नजर को देखकर डोंग युवानयाओ ने झट से उसके साथ हाथ मिलाया, चलो जल्दी करें।
शेष यात्रा के दौरान दाहुआ ने देखा कि डोंग युवानयाओ और सन चांगजे समय समय पर एक दूसरे से नजरें मिलाते थे। जब उनकी नजरें मिलती तो वे तुरंत दूसरी ओर देखने लगते, उन दोनों के चेहरों पर एक उपेक्षापूर्ण लाली छा जाती। दोनों के बीच के सूक्ष्म माहौल को देखकर दाहुआ को अपने दिल में एक टीस महसूस हुई। उसने अपने होंठ हिलाए जैसे कि कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन अंततः उसने अपने शब्दों को चुपचाप निगल लिया। जब दिल के मामलों की बात आती है तो वह अपना खुद का पता नहीं लगा पाती, दूसरों पर टिप्पणी करना तो दूर की बात है। कुछ ही देर में गुवानेको बिल्डिंग उनकी नजरों में आ गई। जब वे गुवानेको बिल्डिंग से सैकड़ों मीटर दूर थे तो सन चांस ने रुकते हुए कहा, मिस डोंग, मिस यान, मेरे लिए अब और आगे जाना सही नहीं होगा। मैं यही अलविदा कहूंगा। दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया, हमें वापस चलने के लिए धन्यवाद। सन चांगजे, मिस यान, आप बहुत विनम्र हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने डोंग युयान्याओ पर एक त्वरित नजर डाली, तुम दोनों को वापस जाना चाहिए। मेरे जाने से पहले जब तक तुम वहां हो मैं तुम पर नजर रखूंगा। दाओहुआ ने सिर हिलाया, डोंग युवानयाओ का हाथ पकड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। डोंग युवानयाओ ने कोई हलचल नहीं की, झिझकते हुए सन चांगजे की ओर देखा, आप अभी घायल हुए थे। जब आप वापस आएं तो इसकी अच्छी देखभाल करें और इसे केवल इसलिए नजरअंदाज न करें क्योंकि घाव छोटा लगता है। बोलने के बाद उसने दाओहुआ को दूर खींच लिया। डोंग युयान्याओ की चिंता के शब्दों को सुनकर सन चांगजे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और चुपचाप उसके पीछे हटने वाले चित्र को देख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद डोंग युवानयाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे मुड़कर देखा और देखा कि सन चांस एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ वहां खड़ा था। उसने अपने होंठ भींचे और कदम तेज कर दिए। युवानयाओ, धीरे करो, मैं नहीं रह सकता, दाओहुआ ने पुकारा। तभी डोंग युवानयाओ को याद आया कि दाओहुआ का घायल पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और उसने माफी मांगते हुए उसकी ओर देखा, क्षमा करें, मैं भूल गई थी। यह कहते हुए उसने चिंतित होकर दाओहुआ के दाहिने पैर की ओर देखा, क्या तुम ठीक हो? दाओहुआ ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, लेकिन जिस तरह से तुम पीछे भाग रही हो, मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आओगी। डोंग युवानयाओ हैरान था, मेरे साथ क्या होने वाला है? दाओहुआ ने उसके गाल पर चुटकी काटते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, कोई भी सोचेगा कि तुम्हें बुखार है अगर उन्हें बेहतर पता नहीं होता। जैसे ही उसने यह कहा, दाओहुआ भी स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि उसने जियो येयान को बुखार होने के बारे में पहले क्या कहा था, और आंतरिक रूप से खुद को कोस रही थी। डोंग युवानयाओ ने जल्दी से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया, उसके गाल जल रहे थे और भी असहज महसूस कर रही थी। यह है यह देखकर कि वह इतनी व्याकुल थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दाओहुआ ने तुरंत उसे पास के एक मंडप में खींच लिया, चलो यहाँ थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को आराम दे। ठीक है। डोंग युवानयाओ ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मंडप के अंदर जाकर वह रुमाल से खुद को हवा करती रही। दाओहुआ को अपनी ओर घूरते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? दाओहुआ ने पूछा, आप सिस्टर सू के साथ क्यों नहीं है? डोंग युवानयाओ ने असंतोष से गुनगुनाया, यह मुझे सिर्फ इसका उल्लेख करने से परेशान करता है। शियू वह व्यक्ति है जो दोस्तों के बजाय प्यार को प्राथमिकता देता है। जैसे ही आपका चौथा भाई आता है, वह मुझे एक तरफ धकेल देती है। आंखों की किरकिरी बनने से बचने के लिए मेरे पास खुद ही वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दाओहुआ ने फिर पूछा, फिर आप सन चांगजे के साथ अकेले कैसे चले गए, और यहां तक इतनी एकांत जगह पर भी चले गए? यह सुनकर डोंग युवानयाओ दाओहुआ की ओर देखने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया और प्रतिप्रश्न करते हुए बोला, मैंने आपसे अभी तक नहीं पूछा, आप लिटिल प्रिंस के साथ अकेले क्यों थे और इतनी एकांत जगह पर क्यों गए? दाओहुआ चुप हो गया। जियो येयांग मुझे सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए वहां ले गया। डोंग युवानयाओ ने तुरंत जवाब दिया, सन चांगजे भी मुझे दृश्य दिखाने के लिए ले गए। दाओहुआ, जियो येयांग हमारे साथ बड़ा हुआ, मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि वह किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए मुझे उसके साथ बाहर जाने में बहुत सहज महसूस होता है। लेकिन आप सुन चांगजे से बमुश्किल कुछ ही बार मिले हैं और आप उसके साथ इस तरह अकेले बाहर गए, क्या यह थोड़ा लापरवाही नहीं है? एक पल के लिए सोचने के बाद डोंग युवानयाओ ने दाओहुआ की ओर देखा और उसके पास बैठ गया। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने मुझे पहले बचाया था, लेकिन मैं उसके साथ काफी सहज महसूस करता हूं। उसने कहा, फिर शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, और बहुत खुश हूं। फिर दाओहुआ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये आपने पहले कहा था कि सन चांगजे में एक तरह का जंगलीपन है। मेरे लिए यह जंगलीपन दर्शाता है कि वह स्वतंत्र और बेलगाम है।
उसके साथ एक कुलीन परिवार के बेटे के सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। अगर वह हंसना चाहता है तो हंसता है, और अगर वह बोलना चाहता है तो बोलता है। एक ईमानदार, उत्साही और स्पष्टवादी स्वभाव। मुझे वास्तव में उसके साथ रहना पसंद है। डोंग युवानयाओ की आंखों में रोशनी की चमक देखकर दाओहुआ कुछ हद तक मंत्रमुग्ध हो गया और काफी देर तक चुप रहा। इसके बाद डोंग युवानयाओ ने आगे न बोलने का फैसला किया, और एक बार जब उसके चेहरे से लाली गायब हो गई तो वह और दाओहुआ एक साथ गुवानको बिल्डिंग की ओर चल दिए। आज विभिन्न परिवारों की सभी लड़कियां आनंददायक सैर के लिए बाहर गई थी, और हालांकि दाओहुआ और डोंग युवानयाओ दूसरों की तुलना में थोड़ी देर से लौटे, लेकिन यह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था, जिससे कोई विशेष ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हालांकि गुओ जुएमिंग, जो हमेशा विवरणों के प्रति सचेत रहते थे, ने देखा कि दोनों के कपड़े पहले से अलग थे और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस डोंग, मिस यान, आप पहले कहाँ गई थी? हमने आपको बिल्कुल नहीं देखा। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पहले मेरा टखना मुड़ गया था और चलने में कुछ कठिनाई हो रही थी, इसलिए युवानयाओ और मुझे दृश्यों का आनंद लेने के लिए अच्छे दृश्य वाली एक जगह मिल गई। गुओ जुएमिंग के चेहरे पर एहसास दिखा, मैं देख रहा हूँ। फिर उसने उनकी पोशाक पर नजर डाली और हैरान होकर बोली, क्या मैं गलत हूँ, या आपने अपने कपड़े बदल लिए हैं? जैसे ही उसने यह कहा, बाकी सभी लड़कियां उधर देखने लगी। चेन जियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस डोंग और मिस यान ने वास्तव में अलग अलग कपड़े पहने थे, लेकिन मैं पूरे समय ऊपर ही रहा और आप दोनों को वापस आते नहीं देखा। अभिप्राय यह था कि दोनों ने बाहर अपने कपड़े बदले थे। कपड़े बदलना कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन बाहर कपड़े बदलना, खासकर कई बाहरी लोगों, खासकर पुरुषों की उपस्थिति में, बेहद अनुचित था। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ दोनों ने ठंडे भाव रखे। इससे पहले कि दोनों कुछ बोल पाते, गुओ जुएमिंग ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मिस चेन, कृपया अपने शब्दों में सावधान रहें। शायद आपने मिस डोंग और मिस यान को लौटते हुए नहीं देखा। फिर उसने दाओहुआ और डोंग युवानयाओ की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखा। यह मेरी गलती थी। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। कृपया इसे दिल पर न लें, उसने विषय बदलने के लिए उत्सुकता से कहा। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ के चेहरे और भी उदास हो गए, लेकिन उन्हें स्थिति को समझाना मुश्किल लगा और वे केवल निहित अपमान को अनिच्छा से स्वीकार कर सके। तभी जू कियून अचानक उठ खड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि मिस चेन पूरे समय ऊपर थी, अगर मुझे सही याद है। आप लोगों के गीत सुनने के लिए ब्रिज हेड पर गए थे, है ना? चेन जियारो का चेहरा बदल गया और वह हंसने पर मजबूर हो गया, मैं लोकगीत सुनने गया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आ गया। जू कियून मंद मंद मुस्कुराए, पुल का सिरा गुवानेको बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर नहीं है। फिर वह चुप हो गई। सू शियू ने तुरंत बातचीत शुरू की, इसके बारे में बोलते हुए, निंगमैन दर्रा वास्तव में प्राचीन सुंदरता का स्थान है। उथले पानी को देखकर मैं पानी में खेलने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने देखा कि कई लड़कियों ने आज अपने कपड़े बदले हैं। इस टिप्पणी के साथ ही लड़कियों की भीड़ उमड़ पड़ी और बातचीत अन्य विषयों पर केंद्रित हो गई। मुद्दे को इस तरह शांत होते देख गुओ जुएमिंग की मुस्कान कम नहीं हुई और उसने शांति से चाय पीने के लिए उठाई, फिर सहजता से अन्य वार्तालापों में शामिल हो गई। सू शियू ने दाओहुआ और डोंग युवानयाओ को बैठने के लिए एक कोने में खींच लिया। डोंग युवानयाओ ने गुओ जुएमिंग पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, मैं सोचता था कि गुओ जुएमिंग सभ्य थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, वह जियांग वानिंग से भी अधिक घृणित है, जो अपना दिल अपनी आस्तीन पर रखती है। युवतियां बातचीत करती रहीं और हंसती रहीं। कपड़े बदलना गुओ जुएमिंग का एक बेतुका सवाल लग रहा था, जिससे कोई हलचल नहीं हुई। गुओ जुएमिंग और चेन जियारा को एक साथ बैठे देखकर दाओहुआ ने कहा, उनका रिश्ता काफी अच्छा लगता है। सू शियू मंद मंद मुस्कुराए, हालांकि चेन परिवार उच्च पद पर नहीं है, बूढ़ी मैडम चेन सम्राट की नज है। बीजिंग में उनका परिवार अभी भी ध्यान आकर्षित करता है। डोंग युवानयाओ ने बातचीत की कमान संभाली। बीजिंग में एक सौंदर्य रैंकिंग है और गुओ जुएमिंग और चेन जियारा दोनों का इसमें स्थान है। उनके पास निजी संबंध होने चाहिए। सू शियू ने दाओहुआ और डोंग युवानयाओ की ओर देखा। इससे पहले, जब अन्य युवा महिलाएं कपड़े बदल रही थी, मिस गुओ ने एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसने आप दोनों को अलग कर दिया। क्या आपने उसे नाराज किया? दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने एक साथ अपना सिर हिलाया। डोंग युवानयाओ, किसके पास उससे परेशान होने का समय है? सू शियू ने गुओ जुएमिंग की ओर देखा। उसके जैसा बहुमुखी और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति आसानी से दूसरों को शर्मिंदा नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगा कि उसका आप दोनों से सवाल करना अधिक जांच करने वाला स्वभाव था। दाओहुआ की आंखें चमक उठी।
फोंग यू ने खड़े होकर फुसफुसाया, पहले इस नौकर ने मिस गुओ की नौकरानी को लिटिल प्रिंस के ठिकाने के बारे में पूछताछ करते देखा था। यह सुनकर डोंग युवानयाओ और सु शियू दोनों ने दाओहुआ की ओर देखा। दोनों को अपनी ओर घूरते हुए देखकर दाओहुआ कुछ अवाक रह गई। मेरी तरफ क्यों देखो? डोंग युवानयाओ ने उसके हाथ को थपथपाया, तुम्हें अब से सावधान रहना होगा। यह गुओ जुएमिंग जियांग वानिंग से बहुत ऊपर है। देखो उसने अभी क्या किया। अगर मिस जू ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हम चुपचाप सहते। स्थिति शांत होने के बाद भी किसी ने नहीं सोचा कि वह परेशानी पैदा कर रही थी। इन कुलीन परिवारों में पली बड़ी बेटियां अनजाने में दूसरों के लिए गड्ढे खोदने में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। एक लापरवाह कदम और आप सीधे उनके द्वारा बनाए गए जाल में फंस सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप शापित हो सकते हैं। यदि आप स्थिति में नहीं आते हैं तो शापित हो सकते हैं। दाओहुआ ने गुओ जुएमिंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर बिना कुछ कहे तुरंत अपनी नजरें फेर ली। अचानक नीचे से तेज आवाजें आने लगी। जबकि महिलाओं को अभी तक कुछ भी गलत नहीं लगा था, पुरुषों ने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। जल्दी करो कोई, सभी अधिकारियों की रक्षा करो। जैसे ही आवाज गिरी, हुश 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 कई तीर ऊपरी मंजिल की ओर उड़ गए। एक अधिकारी चकमा देने में विफल रहा, एक तीर सीधे उसकी जांघ में लगा और तुरंत खून की धारा बहने लगी। जमीन पर खून के धब्बे देख महिलाएं चिल्लाने लगी। दाओहुआ ने मैडम ली और अन्य लोगों की ओर दौड़ते हुए तुरंत डोंग युवानयाओ और सु शियू को खींच लिया। नीचे के दृश्य को देखने की सुविधा के लिए गुवानको बिल्डिंग में बाएं और दाएं दीवारों के अलावा केवल कुछ रेलिंग थी जो तीरों से छिपने की जगह नहीं देती थी। मेजों और कुर्सियों के पीछे छुप जाओ, नीचे उतरो। महिलाओं को घबराकर इधर उधर भागते देख पुरुष पक्ष से किसी ने चिल्लाकर कहा। दाओहुआ डोंग युवानयाओ और सु शियू को मैडम ली के समूह में ले गया और जल्दी से उन्हें मेज और कुर्सियों के पीछे खींच लिया। हुश हुश हुश, एक के बाद एक तीर मेजों और कुर्सियों पर लगे और गुआको बिल्डिंग अराजकता में डूब गई। जैसे ही युवा महिलाएं डर से कांपने लगी, पुरुषों के पक्ष में यान वेंताओ और यान वैनकाई के नेतृत्व में कुछ लोग आए। वे आए और आने वाले सभी तीरों को रोक दिया। जल्द ही गवर्नर गुओ के अधीन सैनिक जल्दी से आ गए और नीचे से एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यान वेंताओ और यान वैनकाई मैडम ली और अन्य लोगों की रक्षा करते हुए बिना हिले डुले ऊपर खड़े हो गए। उनका नीचे जाने और मदद करने का कोई इरादा नहीं था। लगभग पौन घंटे के बाद लड़ाई की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं और गायब हो गईं। तब जाकर महिलाएं अपने डर से उबर सकी। यहाँ क्या हुआ? हत्यारे कैसे हैं? ड्रैगन बोट रेस देखते देखते मेरी जान लगभग चली गई। मैं फिर कभी बाहर नहीं आऊंगा। जब महिलाएं शोर शराबे में चर्चा कर रही थी, गवर्नर गुओ ने कहा, कृपया सभी लोग शांत रहें। यहाँ एक छोटी सी घटना हुई थी, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। हालांकि यह अब रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, इसलिए मैं सभी को जल्द से जल्द वहां से चले जाने के लिए कहता हूँ। इतना कहने के बाद उसने मैडम गुओ की ओर देखा और जल्दी से चली गई। अचानक हुए घटनाक्रम से मैडम गुओ भी काफी डर गईं, लेकिन चूंकि उन्होंने सभी को यहां आमंत्रित किया था, इसलिए वह कमजोरी नहीं दिखा सकी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, महिलाओं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। चलो जल्दी से इस जगह को छोड़ दें। जैसे ही वह बोली, उसने गुओ जुएमिंग को सीढ़ियों से नीचे ले जाने का बीड़ा उठाया। उसके द्वारा मिसाल कायम करने के साथ ही अन्य लोगों ने भी तुरंत इसका अनुसरण किया। दाओहुआ और अन्य लोग यान वेंटाओ, यान वैनकाई, डोंग युवानिक्सुआन और सु होंगबेक्सिन के साथ सबसे अंत में चल रहे थे, इसलिए वे बहुत चिंतित या डरे हुए नहीं थे। नीचे काले कपड़ों में कई पुरुषों के शव पड़े हुए थे, जिससे कई महिलाएं इस हद तक डर गईं कि उनका रंग पीला पड़ गया। सीढ़ी के कोने पर मुड़ते हुए दाओहुआ ने जियो येयान को गवर्नर गुओ के साथ खड़ा देखा और उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस की। सभी पुरुष नीचे खड़े होकर महिलाओं का इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक मैडम ने अपने पति को देखते ही झट से अपनी बेटी को आगे खींच लिया। जैसे ही जियांग वानिंग जियो येयान के पास से गुजर रही थी, चाहे उसके पैर कमजोर थे या वो फिसल गई थी, वह अचानक जियो येयान की ओर गिर गई। यह देखकर दाओहुआ, जो अभी भी सीढ़ी पर खड़ी थी, अपने हाथ में रुमाल को कसकर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसके बगल में डोंग युवानयाओ दाओहुआ से भी अधिक उत्तेजित था और उसने अचानक उसकी बांह को दर्द से कसकर पकड़ लिया। मैडम गुओ और गुओ जुएमिंग ने यह देखा और उनके दिल भी मदद नहीं कर सके, लेकिन कस गए। सबके सामने अगर जियांग वानिंग जियो येयान की बाहों में गिर जाती, भले ही जियो येयान अनिच्छुक हो, महारानी डोवेगर उसे जियांग वानिंग से शादी करने के लिए मजबूर करेगी। बेशर्म, मैडम गुओ ने भींचे हुए दांतों से फुसफुसाया। हालांकि जिस दृश्य की सभी को उम्मीद थी वह घटित नहीं हुआ।
जियांग वानिंग को अपनी ओर गिरते देखकर जियो येयान की पहली प्रतिक्रिया उसे पकड़ने की नहीं थी, बल्कि तेजी से कई कदम पीछे हटने की थी। परिणामस्वरूप जियांग वानिंग सीधे जमीन पर गिर पड़ी। डगमगा रहा है। मैडम जियांग ने यह देखा और तुरंत उत्सुकता से दौड़ी। जियांग वानिंग को ऊपर लाने में मदद करने के बाद वह गुस्से भरे चेहरे के साथ जियो येयांग की ओर मुड़ी। येयांग, तुमने वानिंग को क्यों नहीं पकड़ा? जब जियो येयांग ने मैडम जियांग की प्रतिक्रिया देखी तो भौहें चढ़ गईं। उसे कोई जवाब न देते देख मैडम जियांग और भी क्रोधित हो गईं। मैं आपसे बात कर रही हूँ। आखिरकार मैं आपकी बड़ी हूँ। क्या आप इस तरह अपने बड़ों का अपमान करते हैं? इस बार जियो येयांग दूसरे पक्ष के लिए चेहरा बनाए रखने पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहता था और उसने सीधे कहा, मैडम जियांग, मैं एक आदमी हूँ और मेरे लिए चचेरे भाई वानिंग को पकड़ना वास्तव में उचित नहीं है। जब मैं एक बच्चा था तो सिर्फ इसलिए कि मैंने ताइहो पैलेस में चचेरे भाई वेनिंग से कुछ और बातें की, कुछ गलत इरादे वाले लोगों ने हमारे बचपन के प्रेमी होने के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। अगर मैं आज चचेरे भाई वेनिंग को पकड़ लेता तो कौन जानता है कि कल किस तरह की अफवाहें फैलेंगी जो उसकी प्रतिष्ठा के लिए खराब होंगी। आप मैडम जियांग को उम्मीद नहीं थी कि जियो येयांग ऐसा कुछ कहेगा और क्षण भर के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। जियो येयांग सार्वजनिक रूप से इस दावे का खंडन कर रहा था कि वह और वानिंग बचपन के प्रेमी प्रेमिका थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ ही दूरी पर सलाहकार जियांग का रंग गुस्से से काफी बदसूरत हो गया और उसने अपने क्रोध को दबाते हुए सख्ती से कहा, येयांग, वेनिंग महारानी डोवेगर की पोती है, आपकी चचेरी बहन। वह गिर गई और आपने उसे उठाने में भी मदद नहीं की। क्या एक आदमी की भावना में थोड़ी कमी नहीं है? जियो येयांग ने सलाहकार जियांग को महारानी डाउजर के नाम के साथ उस पर दबाव डालते हुए देखा और भी नाराज हो गया और ठंडा जवाब दिया, मैंने कहा है, मैं चचेरे भाई वानिंग की प्रतिष्ठा पर विचार कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा से इसी तरह रहा हूँ। क्या सलाहकार जियांग को नहीं पता? गवर्नर गुओ कुछ देर तक नाटक देखते रहे और सभी को देखते हुए बीच बचाव करने के लिए खड़े हुए। येयांग का मतलब अच्छा है। मेरे विचार में सलाहकार जियांग, अगर किसी को दोष देना है तो वह मिस जियांग की ओर से नौकरानी होनी चाहिए। वह अपनी मालकिन का भी ठीक से समर्थन नहीं कर सकती, ऐसे नौकर किस काम के? यह सुनकर सलाहकार जियांग फुसफुसाए और अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। यह देखकर मैडम जियांग ने तुरंत जियांग वानिंग को पीछे आने में मदद की। जाने से पहले जियांग वानिंग ने जियो येयांग पर एक अश्रुपूर्ण नजर डाली, फिर अपना सिर नीचे किया और मैडम जियांग के पीछे चली गई। उसे इस तरह देखते हुए कई मैडमों और युवा महिलाओं ने सूक्ष्मता से एक दूसरे को जानने की दृष्टि से आदान प्रदान किया। मैडम गुओ के चेहरे पर जबरदस्त व्यंग्य झलक रहा था और उन्होंने गुओ जुएमिंग से फुसफुसा कर कहा, जियांग परिवार वास्तव में बहुत घमंडी है। अगर किसी अन्य परिवार को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो वे रास्ते से हटने में बहुत व्यस्त होते। जैसा उन्होंने किया वैसा दृश्य पैदा करना तो दूर की बात है। जियो येयांग की दिशा को देखते हुए गुओ जुएमिंग की आंखों में चमक थी। शायद जियांग परिवार सोचता है कि भाई येयांग महारानी डोवेगर की खातिर उन्हें समायोजित करेंगे। मैडम गुओ ने उपहास करते हुए कहा, बहुत बुरा, येयांग ने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहते हुए जियो येयांग की ओर उसकी नजर में अतिरिक्त संतुष्टि थी। उनका यह भतीजा सचमुच उनकी उम्मीदों से बढ़कर है। अन्य पुरुषों के विपरीत जो एक नाजुक महिला को देखकर सहानुभूति रखते हैं और स्थिति की परवाह किए बिना अंधाधुंध मदद करते हैं, उन्होंने जियांग परिवार द्वारा उन पर थोपी गई बचपन की प्रेमिकाओं की कहानी को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने का अवसर भी लिया। अत्यधिक भावनाओं में लिप्त न होकर वह अवांछित प्रशंसकों की परेशानी से सक्रिय रूप से निपटना भी जानते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग परिवार की प्रस्थान गाड़ी को देखकर गवर्नर गुओ ने खुशी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। जियांग परिवार ने उसकी बेटी को परेशान किया था और उसे अभी तक जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला था। अब उनके भतीजे ने पहल की थी और उनसे बदला लिया था। सामग्री। गवर्नर गुओ ने जियो येयांग की ओर देखा और अधिकारियों को अभी भी आसपास इकट्ठा होते हुए देखते हुए कहा, येयांग, हालांकि आपके इरादे मिस जियांग की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के नहीं थे, क्या आप अपने शब्दों को अधिक सूक्ष्मता से व्यक्त कर सकते थे? हम मैडम गुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ येयांग, तुम और मिस जियांग बचपन के दोस्त हैं। जैसी टिप्पणियां स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए अफवाहों के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी चीजों को हर किसी को समझाने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। समझाने से ऐसा लग रहा था जैसे मिस जियांग ही वह व्यक्ति थी जो उत्सुकता से आपसे चिपकी हुई थी, जिससे केवल मिस्टर और मैडम जियांग नाराज हो सकते थे। यह सुनकर उपस्थित महिलाओं और युवा मिसेज के भाव अनिवार्य रूप से बदल गए।
उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जब जियांग वानिंग जियो येयान की ओर गिरी, उन्होंने मन ही मन उपहास उड़ाया। क्या यह वही नहीं था? वह उत्सुकता से उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी। सभी के चेहरों पर तिरस्कार देखकर मैडम गुओ की मुस्कान गहरी हो गई। जियांग परिवार ने न केवल अपनी बेटी के नाम पर धब्बा लगाया, बल्कि उसने पासा ही पलट दिया। वह और कुछ जोड़ने ही वाली थी कि गुओ जुएमिंग ने उसे रोक दिया। गुओ जुएमिंग ने अपनी मां की ओर सिर हिलाया। उनकी मां के शब्द, हालांकि सीधे और जियांग परिवार के लिए हानिकारक थे, उन्होंने भाई येयांग को भी फंसाया। मैडम गुओ एक पल के लिए रुकी, जियो येयान की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, और यह देखकर कि वह उनकी ओर नहीं देख रहा था, उन्होंने एक पल के लिए सोचा और गवर्नर गुओ की ओर एक सार्थक नजर डाली। मैडम गुओ से संकेत प्राप्त करते हुए गवर्नर गुओ ने अपनी नाजुक बेटी और अपने नेक भतीजे को देखा, एक पल के लिए सोचा, और मुस्कुराते हुए जियो येयांग से कहा, येयांग, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, और तुम्हारी चाची और चचेरी बहन भी आज डरी हुई थी। क्या आप मुझ पर उन्हें घर पहुंचाने का एहसान कर सकते हैं? जियो येयांग ने गवर्नर गुओ की ओर देखा, वह सबके सामने अपने चाचा का अनादर नहीं करना चाहता था, और कुछ सोचने के बाद कहा, ठीक है, लेकिन कृपया एक क्षण रुके अंकल। मैं जाकर पहले अंकल यान और अन्य लोगों का अभिवादन करूंगा। यह जानते हुए कि उनके भतीजे के यान परिवार के साथ अच्छे संबंध थे और आज हर कोई डरा हुआ था, गवर्नर गुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर आगे बढ़े। जियो येयान को उन्हें घर ले जाने के लिए सहमत होते देखकर गुओ जुएमिंग को खुशी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वह तेजी से यान परिवार की ओर चला, उसकी नजरें अनायास ही उसका पीछा करने लगी। मैडम गुओ ने अपनी बेटी का हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, देखना बंद करो, चलो गाड़ी पर चढ़े और प्रतीक्षा करें। गुओ जुएमिंग ने सिर हिलाया। जल्द ही दोनों गाड़ी में बैठ गए। बोर्डिंग के बाद मैडम गुओ ने गुओ जुएमिंग को गाड़ी के पर्दे के कोने को उठाते हुए देखा और उसकी निगाहों का पीछा किया। जियो येयान को यान परिवार के लोगों से बात करते देख वो तुरंत हंस पड़ी। आपको ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। गुओ जुएमिंग ने अचंभित होकर तुरंत पर्दा नीचे कर दिया। आप किस बारे में बात कर रही हैं, माँ? मैडम गुओ ने अपनी बेटी पर समझदारी भरी नजर डाली। तुम मेरी बेटी हो, मैं कैसे नहीं समझ सकती कि तुम्हारे मन में क्या है। गुओ जुएमिंग थोड़ा शर्मिंदा दिखी। माँ, मैं वास्तव में किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं हूँ। मैडम गुओ मुस्कुराई और गंभीरता से बोली, येयांग यान परिवार के करीब रहा है क्योंकि जोंगजू में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और उसे बहुत अकेलापन महसूस न करने के लिए कुछ दोस्त बनाने पड़े। अब जब हम यहाँ हैं, और यह देखते हुए कि आपके पिता हमेशा उनके प्रति दयालु रहे हैं, भले ही यह सिर्फ आपके पिता के लिए ही क्यों न हो, वो हमारे करीब होंगे। जारी रखते हुए उसने गुओ जुएमिंग का हाथ थाम लिया। भावनाओं का पोषण साहचर्य के माध्यम से होता है। भविष्य में मैं तुम्हारे पिता से येयांग को हमारे घर पर बार बार आमंत्रित करने के लिए कहूंगा। जितना अधिक तुम उसके साथ बातचीत करोगे और एक दूसरे को जानोगे, उतनी जल्दी उसके पास हमारे पास आने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, और फिर उसे यान परिवार की देखभाल करने के लिए समय कहाँ मिलेगा। गुओ जुएमिंग एक पल के लिए चुप हो गए। मुझे लगता है कि भाई येयांग यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बारे में काफी चिंतित है। मैंने गलती से उन्हें गुवानेको बिल्डिंग में देखा था, जो लगातार उन्हें देख रहे थे। गुओ जुएमिंग के माथे पर थपथपाते हुए मैडम गुओ धीरे से हंसी, और आप कहते हैं कि आप चिंतित नहीं हैं। यदि आपको येयांग में दिलचस्पी नहीं होती, तो क्या आपने उस पर ध्यान भी दिया होता? गंभीर चेहरे के साथ वह जारी रही। आज की घटनाओं के आधार पर येयांग वास्तव में एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है। हम आपके दादाजी के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। हालांकि हमें अभी भी येयांग का थोड़ा और निरीक्षण करना चाहिए। आखिरकार वह खच्चर है या घोड़ा, हम केवल करीब से देखने पर ही जान पाएंगे। जहां तक परिवार की सबसे बड़ी बेटी की बात है, चौथे दर्जे के अधिकारी की बेटी में आपकी प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता नहीं है। अपना दिल वापस अपने पेट में रख लो। गुओ जुएमिंग ने भौहें चढ़ाई, लेकिन मैडम गुओ ने उन्हें टोकते हुए कहा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 17 या 18 साल का एक लड़का अपने चरम पर होता है, और सुंदर चेहरों की ओर उसका आकर्षित होना समझ में आता है। हमारे जैसे परिवारों में किस आदमी की कई पत्नियां और रखैले नहीं होती। आपका लक्ष्य मुख्य पत्नी बनने का है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। रखैले महज खेलने की चीजें हैं और वास्तव में आपकी चिंता के लायक नहीं है। आपको जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह येयांग के साथ अच्छे संबंध विकसित करना है, जिससे उसे आपके मूल्य और अपूरणीयता का एहसास हो।
उस समय की तरह आपने गुवानेको बिल्डिंग में यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी और मिस डोंग के लिए जीवन कठिन बना दिया, भविष्य में ऐसा न करने का प्रयास करें। गुओ जुएमिंग की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई और उसने बेचैनी से कहा, मां ने इसे देखा। मैडम गुओ ने गुओ जुएमिंग की ओर देखा, यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि ये आंग अच्छा है, तो खुले तौर पर उन लोगों और चीजों को नुकसान न पहुंचाएं जिनकी वह परवाह करता है या मूल्यों को मानता है। यदि आपको कार्रवाई करनी ही है, तो सुनिश्चित करें कि उसे पता न चले। इसके बारे में सोचो, यान के यान परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के लिए क्या महसूस करता है। अगर आप उसे परेशान करते हैं और यान को पता चल जाता है, तो क्या आपको लगता है कि वह अभी भी आपके बारे में अनुकूल राय रखेगा? इतना कहते हुए उसने गुओ जुएमिंग के बालों के जूड़े को सहलाया। मेरी बेटी पहाड़ों पर बर्फ का कमल है, जबकि यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी पहाड़ की तलहटी में बस एक घास है। आप समान स्तर पर नहीं हैं, तुम्हें स्वयं इसमें शामिल होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, समझे? गुओ जुएमिंग ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर तक गहराई से सोचा। इस बीच जियो येयांग यान वेंशियू और अन्य लोगों के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस गाड़ी की ओर जा रही थी जहां दाओहुआ बैठा था। पर्दा बंद देखकर वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर के बाद यान झिगाओ ने गवर्नर को उनकी ओर देखते हुए देखा और मुस्कुराते हुए जियो येयांग से कहा, हम सभी अंगरक्षक लाए हैं। छोटे राजकुमार, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने मामलों पर ध्यान दो। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम सभी एक साथ निंगमैन प्रांत वापस जा रहे हैं। यान वेंकाई को कंधे पर थपथपाते हुए उन्होंने कहा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। आप लोग लगे रहो। इतना कहने के बाद उसने फिर से उस गाड़ी पर नजर डाली जहां दाओहुआ गुओ परिवार की गाड़ी की ओर जाने से पहले था। गाड़ी के अंदर डोंग युवानयाओ और सु शियू चुपचाप दाओहुआ को देख रहे थे। उनकी निगाहों के नीचे अजीब महसूस करते हुए दाओहुआ यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, आप बात क्यों नहीं करते? बस मुझे ही क्यों देखो? डोंग युवानयाओ ने अस्थायी रूप से पूछा, क्या आप ठीक हैं? दाओहुआ ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई, मेरे साथ संभवतः क्या गलत हो सकता है? डोंग युवानयाओ चुप हो गया और सु शियू की ओर देखा। सु शियू ने एक पल के लिए सोचा, गवर्नर लिटिल प्रिंस के चाचा हैं। बाद वाले के सम्मान में लिटिल प्रिंस कुछ शिष्टाचार दिखाने के लिए बाध्य है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, बेशक। दाओहुआ को इतना शांत देखकर सु शियू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसी क्षण गाड़ी चलने लगी। दाओहुआ ने पर्दा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और आगे की ओर देखा। जियो येयांग को गुओ परिवार की गाड़ी के आगे सवारी करते हुए देखकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर पर्दा गिरने दिया। वास्तव में यह देखना काफी अच्छा है कि वह अन्य लड़कियों के साथ कैसे बातचीत करता है। यह सुनकर सु शियू और डोंग युवानयाओ ने तुरंत एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों सोच में पड़ गए। सु शियू को अचानक याद आया कि कैसे पुल पर एक युवा महिला ने चुपके से यान वेंकाई को एक थैली दी थी और कैसे उसने उसे एक जंगली जानवर से बचने की तरह चकमा दिया था। फिर पीछे मुड़कर उसने सु शियू का पीछा किया और उससे एक थैली मांगी, और वह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वास्तव में यदि वह आकस्मिक मुलाकात नहीं होती तो उसे कैसे पता चलता कि वह उसके बारे में अलग तरह से महसूस करता है। मुझे केवल आपकी थैली चाहिए। मैं किसी और की कम परवाह नहीं कर सकता। यान वेंकाई के बेशर्म शब्दों को याद करते हुए सु शियू के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। सु शियू की शर्मीली मुस्कान देखकर दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने एक दूसरे को चुपचाप देखा और फिर दोनों अपने हाथ पीछे कर हंसने लगे। जब सु शियू ने उनकी हंसी सुनी तो वह अपनी चिंता से बाहर निकली और असहजता से उनकी ओर देखा, आप दोनों किस बात पर हंस रहे हैं? दाओहुआ और डोंग युयान्याओ ने उसकी ओर देखा और फिर से हल्की हंसी में फूट पड़े। सु शियू ने शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना पैर पटका और अपने रुमाल से घबराते हुए कहा, आप में से किसी को भी अब और हंसने की अनुमति नहीं है। डोंग युवानयाओ ने तुरंत जवाब दिया, शियू, मैंने देखा है कि तुम दिन ब दिन साहसी होती जा रही हो, अब तय कर रही हो कि हम हंसें या नहीं। एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उसने जारी रखा, ऐसा लगता है कि सगाई होने से कोई भी बदल जाता है। यान वेंकाई द्वारा आपकी रक्षा करने के साथ अब आपको काफी रीढ़ मिल गई है। यह सुनकर सु शियू का चेहरा लाल हो गया और वह डोंग युवानयाओ को मारने के लिए खड़ी हो गई। डोंग युवानयाओ ने झट से दाओहुआ को अपनी तरफ खींच लिया, चकमा देते हुए और हंसते हुए कहा, ये बेहतर होगा कि आप अपनी भाभी भाभी को अनुशासित करें, वह बहुत उग्र है। सु शियू और अधिक उत्तेजित हो गई, डोंग युवानयाओ, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें आज सबक सिखाऊंगी।
दाओ हुआ ने लड़ाई कर रहे जोड़े की ओर तिरछी नजर से देखते हुए उन्हें याद दिलाया, आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए, आखिरकार हम एक गाड़ी में हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गाड़ी की खिड़की पर दस्तक हुई, जिसके बाद पर्दा हटाते ही यान वेंकाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। उन तीनों को अंदर झगड़ते हुए देखकर यान वेंकाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम सब क्या कर रहे हो? फिर सु शियू पर नजर डालते हुए उसने दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ से कहा, बड़ी बहन डोंग बहन, शियू कमजोर है, बेहतर होगा कि आप दोनों उसे न चुनें। इन शब्दों ने तुरंत डोंग युवानयाओ को उकसाया, यान वेंकाई, बेहतर होगा कि आप अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लें। यह शियू ही था जो मेरे और यही के पीछे जा रहा था। मैं आपकी मदद न करने को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अपनी ही बहन को नजरअंदाज करना, क्या वह कोहनी बहुत दूर तक झुकना नहीं है? यान वेंकाई ने हंसते हुए कहा, अरे हम सब यहाँ एक परिवार हैं, कोहनियां बाहर की ओर झुकने वाली बात क्या है? यह वास्तव में बहुत औपचारिक है। इस पर डोंग युवानयाओ ने अपना मुंह चौड़ा किया और यान वेंकाई को अवाक घूर कर देखा। उसका यह भाई, उसकी त्वचा सचमुच मोटी होती जा रही है। दाओ हुआ जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी, उसने देखा कि उसका भाई बहुत अधिक वाक्पटु होता जा रहा था। दरअसल प्यार में पड़े सभी लड़के मीठी बातें करने वाले होते हैं। जरा देखिए कि कैसे उसके शब्दों ने सिस्टर सू के गाल लाल कर दिए। सू शियू को अपनी ओर शर्म से घूरते हुए देखकर यान वेंकाई मुस्कुराई और गाड़ी में पहुंची, जंगली फलों का एक थैला अपनी बाहों में भरते हुए कहा, यह सन चांगजे का है। मैंने एक का स्वाद लिया और यह बहुत मीठा था, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाया। इतना कहने के बाद उन्होंने खुशी खुशी पर्दा गिरने दिया। डोंग युवानयाओ ने सू शियू की बाहों में जंगली फलों को देखा और बाहर देखने के लिए पर्दा उठाने से पहले एक पल के लिए झिझके। तुरंत उसने सड़क के पास के एक मोड़ पर सन चांस को देखा। जब सन चांगजे ने डोंग युवानयाओ को देखा तो उसका चेहरा तुरंत एक शानदार मुस्कान से चमक उठा। वह उसकी ओर हाथ हिलाने के लिए लगभग बढ़ा, लेकिन भीड़ को देखकर वह पीछे हट गया। डोंग युवानयाओ ने तुरंत पर्दा गिराने से पहले एक पल के लिए सन चांगजे की ओर देखा। दाओ हुआ ने एक जंगली फल लिया और उसे चबाया, यह वास्तव में काफी मीठा है। सू शियू ने भी एक कोशिश की और खुशी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जंगली फलों का स्वाद इतना अच्छा होगा, सन चांस वास्तव में विचारशील है। यह कहते हुए उसने डोंग युवानयाओ को एक पास दिया। युवानयाओ, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? डोंग युवानयाओ ने फल लिया लेकिन उसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि सोच समझकर उसे सहलाया। ये फल झरने के बगल की चट्टानों पर उगे थे, जिसके बारे में उसने कहा था कि वह पहले भी इसे आजमाना चाहती थी। सन चांगजे ने उन्हें तुरंत उठा लेने की कसम खाई थी, लेकिन काले कपड़ों वाले लोगों के हमले से वह बाधित हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उन्हें लेने जाएगा। डोंग युवानयाओ ने फल का स्वाद लेने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। यह वास्तव में मीठा था, न केवल उसके मुंह में, बल्कि उसके दिल को भी मीठा कर रहा था। शियू, मुझे कुछ और चाहिए, उसने कहा। सू शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपने लिए कुछ और फल लिए, फिर दाओ हुआ की ओर मुड़ गई। दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सू शियू, फल काफी स्वादिष्ट हैं, क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? दाओ हुआ, मुझे डर है कि मैं उन्हें अच्छी तरह से पचा नहीं पाऊंगा। आप और युवानयाओ साझा कर सकते हैं। यह बिल्कुल भी फल खाने के बारे में नहीं था, बल्कि उनके भाई और सन चांगजे के अच्छे इरादों को पचाने के बारे में था। कुछ समय बाद कारवां शहर में प्रवेश कर गया और प्रत्येक परिवार की गाड़ियां अपने अलग अलग रास्ते पर जाने लगी। जियो येयांग ने यान परिवार की गाड़ी की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर दी फू को बुलाया और गुओ परिवार की गाड़ी का पीछा करना जारी रखने से पहले उसे कुछ शब्द फुसफुसाए। गाड़ी के अंदर गुओ जुएमिंग ने देखा कि जियो येयांग कभी कभी असुविधा के साथ अपने बाएं कंधे को छू रहा था और मैडम गुओ से बात करने से पहले झिझक रहा था। भाई येयांग ने पहले पिता को काले लोगों से लड़ने में मदद की थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें चोट लगी थी! एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क। मैडम गुओ ने जियो येयांग के लिए अपनी बेटी की चिंता देखी और वह स्वयं इस भतीजे के बारे में और अधिक जानना चाहती थी। एक पल के विचार के बाद उसने गाड़ी का पर्दा उठाया और जियो येयांग से कहा, जो घोड़े पर सवार था, येयांग, तुम अभी लड़ाई में थे और थक गए होगे। तुम हमारी गाड़ी में आकर कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? जियो येयांग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद चाची, लेकिन हम पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके हैं। जब मैं आपको निवास तक वापस ले जाऊंगा तो मेरे पास आराम करने का समय होगा। मैडम गुओ मुस्कुराई, जब आप छोटे थे तब की तुलना में आप बहुत अधिक विनम्र हैं। लेकिन याद रखें, हम परिवार हैं।
ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आओ गाड़ी में बैठो और हम अधिक घनिष्ठता से बात कर सकते हैं। जियो यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। संभवतः उन्हें किन अंतरंग मामलों पर चर्चा करनी पड़ सकती है। उसने मुस्कुराते हुए फिर से मना कर दिया, मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा चाची। एक और इनकार का सामना करने पर मैडम गुओ को अपने दिल में थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। हालांकि चूंकि जियो येयान की हरकतें अनुचित नहीं थी, उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, किसी और समय का इंतजार क्यों करें। मुझे लगता है कि आपको आज आना चाहिए। आपके चचेरे भाई ने कुछ सुगंधित ओस बनाई है जो काफी अच्छी है। मैं उसे आपके लिए कुछ बनाने को कहूंगी। जियो येयान की नाराजगी गहरी हो गई। उसे याद आया कि बचपन में यह चाची उसे पसंद नहीं करती थी, तो अब वो इतनी उत्साहित क्यों है। मुझे डर है कि मैं आज नहीं जा सकूंगा। मुझे अन्य मामलों पर भी ध्यान देना है। अगली बार जब मेरे चाचा की छुट्टी होगी, मैं उनसे मिलने आऊंगा। कारवां बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, मैं जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। यह कहकर उसने अपना घोड़ा बढ़ाया और आगे बढ़ गया। यह देखने के बाद मैडम गुओ ने कुछ परेशान होकर पर्दा गिरा दिया, यह जियो येयांग, मैं इसे थोड़ा कृतघ्न मानता हूं। गुओ जुएमिंग चुप हो गई, माँ, शायद चचेरे भाई के पास वास्तव में महत्वपूर्ण मामले हैं। मैडम गुओ, जब येयांग छोटा था तो वह हमेशा हठी और अवज्ञाकारी था। अब जब वह बड़ा हो गया है तो वह कुछ हद तक स्थिर हो गया है, लेकिन उसकी हड्डियों में अवज्ञा नहीं बदली है। उसके पास अपने बड़ों के लिए उचित सम्मान की कमी है। उन्हें गुओ निवास पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा था। मैडम गुओ अपनी नौकरानी की सहायता से सबसे पहले घोड़े से उतरी। जैसे ही गुओ जुएमिंग गाड़ी से बाहर निकलने वाली थी, मैडम गुओ की नजर पास में खड़े जियो यांग पर पड़ी और तुरंत अपनी आंखों से नौकरानियों को गुओ जुएमिंग की सहायता न करने का संकेत दिया। जब गुओ जुएमिंग ने देखा कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो वह गाड़ी पर एक पल के लिए झिझकी और उसकी नजर अनायास ही जियो येयांग की ओर चली गई। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखा, अपना हाथ देने के लिए आगे आने का कोई इरादा नहीं दिखाया। यह देखकर गुओ जुएमिंग के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखे, क्योंकि उसे धीरे धीरे खुद ही उतरना पड़ा। जहां तक गुओ का सवाल है, वह एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप उबल रही थी। जियो येयांग को पहले जियांग वानिंग के पतन को नजरअंदाज करते हुए देखना कितना संतोषजनक था, लेकिन अब उसका दिल उतना ही असहज था। इस जियो येयांग को वास्तव में महिलाओं की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। एक बार जब गुओ जुएमिंग उतर गई तो जियो येयांग ने मैडम गुओ से कहा, चाची, मेरे पास अन्य मामले हैं और मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगा। मैडम गुओ ने जियो येयांग की ओर देखा और मुस्कुराई, येयांग, मुझे लगता है कि तुम अपने चाचा से भी अधिक व्यस्त हो। चूंकि मैं इतने लंबे समय से निंगमैन प्रांत में हूं, तुम अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए हो। जियो येयांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वास्तव में काफी व्यस्त हूं। इन रूखे 5 शब्दों से मैडम गुओ का गला रुंध गया और उन्होंने जबरदस्त मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर जाओ और अपने काम में व्यस्त हो जाओ। जियो येयांग ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। उस समय गुओ जुएमिंग ने कहा, हालांकि चचेरा भाई व्यस्त है, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और खुद पर अधिक काम नहीं करना चाहिए। जियो येयांग रुका, फिर मुस्कुराया, धन्यवाद। इतना कहकर वह चला गया। कांच की दुकान। यान वेंकाई ने उत्साहपूर्वक सु शियू और दाओहुआ को चारों ओर घुमाया और एक के बाद एक कांच के आभूषणों को देखा। सिस्टर सु, चुनने में अपना समय ले, कोई जल्दी नहीं है। सु शियू ने दाओहुआ की ओर देखा, फिर यान वेंकाई की ओर, निश्चिंत होकर, क्या आप वास्तव में मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक कांच का टुकड़ा खरीदने जा रहे हैं। यान वेंकाई, बेशक, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं। उत्सुकतावश दाओहुआ ने पूछा, बड़े भाई, क्या आपने कुछ चांदी उठाए। यान वेंकाई रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए, चुप रहे और सु शियू के साथ ग्लास की प्रशंसा करते रहे। यह देखकर दाओहुआ ने उन दोनों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देखकर खुद को अनावश्यक महसूस करते हुए चिल्लाया और क्रोधित होकर कहा, मेरे पैरों में दर्द है, मैं अब आप दोनों के साथ नहीं जाऊंगी। मैं दूसरी मंजिल पर बैठ जाऊंगी। यान वेंकाई ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। दाओहुआ ने उसे उसके जाने पर लगभग राहत महसूस करते हुए देखकर अपने भाई के बारे में दुखी होकर कहा कि वह अपनी बहन को भूल गया है, जबकि उसके पास एक संभावित दुल्हन थी, और दूसरी मंजिल पर चढ़ने के लिए मुड़ गई। ग्लास स्टोर के बटलर ने दाओहुआ को पहचान लिया और तुरंत उसे सड़क के किनारे वाले सबसे अंदरूनी निजी कमरे में ले गया। कुछ नवनिर्मित कांच की वस्तुओं को देखने के बाद दाओहुआ खिड़की के पास खादी होकर सड़क पर पैदल चलने वालों को देख रहा था। हालांकि उसकी नजर बाहर की भीड़ पर टिकी थी, लेकिन उसके विचार अनायास ही जियो येयांग की ओर चले गए।
वह आदमी मैडम गुओ और उनकी बेटी को उनके आवास पर वापस ले जाने के बाद कुछ देर बैठने की योजना बना रहा होगा। गुओ जुएमिंग प्रतिष्ठित और शालीन है, वह सौम्य और नाजुक आवाज में बोलती है, जो उसे सुनने वाले सभी के लिए वसंत की सांस है। शायद वे तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे और फिर कविता से लेकर दर्शन तक हर चीज पर चर्चा करेंगे, जब तक कि चंद्रमा पेड़ों की चोटी पर नहीं चढ़ जाता और चंद्रमा को एक साथ देखने के लिए सहमत हो जाते हैं। दाओहुआ अपनी कल्पना को जंगली बना रही थी कि तभी अचानक दो हाथ पीछे से आए और उसकी आंखों को ढंक दिया, जिसके बाद उसके कान में हंसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अंदाज लगाओ कौन? दाओहुआ के दिल में अवर्णनीय खुशी की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत अपनी आंखों से हाथ हटा लिया। जियो येयान की ओर देखकर मुस्कुराई, क्या तुम बचकानी नहीं हो जो ऐसे खेल खेल रही हो? जियो येयांग ने दाओहुआ की आंखों में खुशी को नजरअंदाज नहीं किया और मुस्कुराते हुए पूछा, आप अभी क्या सोच रहे थे? आपने मुझे अंदर आते हुए भी नहीं देखा। दाओहुआ रुका, खिड़की से दूर चला गया और मेज पर बैठ गया। उसने चाय का एक घूंट लिया और फिर कहा, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। वैसे क्या तुम्हें मैडम गुओ और मिस गुओ को विदा नहीं करना था? तुम यहाँ कैसे आए? जियो येयांग मुस्कुराया और उसके पास बैठ गया, मुझे पता था कि आप इसके बारे में चिंतित होंगे। दाओहुआ ने उसकी ओर घूरकर देखा, कौन चिंतित है? वो समझाने में कम लग रही थी। जियो येयांग ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे ही मैं उन्हें दरवाजे तक ले गया, मैं चला गया। बोलते समय उन्होंने दाओहुआ का बारीकी से निरीक्षण किया। दाओहुआ ने असंतोष से कहा, आप क्या देख रहे हैं? जियो येयांग ने पूछा, काले कपड़ों में आए लोगों ने गुवानेको बिल्डिंग पर हमला किया, आपको चोट तो नहीं आई? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम ठीक हो? जियो येयांग की आंखें घूम गईं, इससे पहले कि वह दर्द से मुंह फेरता, मैं नहीं हूं। दाओहुआ ने उसे संदेह से देखा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बंद करो। यदि तुम्हें सचमुच चोट लगी होती, तो क्या तुम मैडम गुओ और मिस गुओ को बचा सकते थे? जियो येयांग ने उत्तर दिया, क्या यह 8वें राजकुमार के लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है? बोलने के बाद वह असहजता से हिले। उन्होंने अपने घायल बाएं कंधे को छूते हुए कहा, मैंने लड़ाई के दौरान घाव को बढ़ा दिया होगा, शायद फिर से खून बह रहा है। इस पर दाओहुआ अब शांत नहीं बैठ सकी, मुझे देखने दो। उसने जियो येयांग के घाव की जांच करने के लिए हाथ बढ़ाते हुए जोर दिया। जियो येयांग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, यह एक दुकान है जिस पर बहुत सारी चुपती निगाहें हैं। आओ, मैं तुम्हें अपने नए निवास पर ले जाऊंगा। दाओहुआ आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या आपने वास्तव में एक नया निवास खरीदा है? जियो येयांग उसका हाथ पकड़कर पिछले दरवाजे से निकल गई और चलते हुए कहा, बेशक कई लोग अब मेरी पुरानी संपत्ति को देख रहे हैं, मैं वहां वापस जाने के लिए परेशान नहीं हो सकता। दाओहुआ ने जियो येयांग पर तंज कसते हुए कहा, मुझे अपने चौथे भाई को बताना चाहिए, अन्यथा वह मुझे ढूंढ रहा होगा। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी चिंता के मेरे साथ आओ। आपका भाई पूरे सुपरिवार के लिए उपहार चुन रहा है, वह थोड़ी देर के लिए भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। दाओहुआ को एहसास हुआ, यह समझ में आता है। मेरे भाई ने सिस्टर सू को ग्लास स्टोव में लाने पर जोर क्यों दिया और अचानक इतना उदार हो गया? इसके पीछे आप ही थे, है ना? जियो येयांग मुस्कुराया, अगर मैं समझाने के लिए यहाँ नहीं आता, तो आप फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाते, है ना? दाओहुआ ने घूरकर कहा, मैं इतना छोटा नहीं हूँ। जियो येयांग ने बिना कुछ कहे उसे जानने वाली नजर से देखा। दाओहुआ थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, विरोध नहीं कर सका और उसकी कमर पर चुटकी काट ली। जियो येयांग ने तुरंत दाओहुआ का हाथ पकड़ लिया, उसकी निगाहें गहरी हो गईं, मुझे लापरवाही से मत छुओ। दाओहुआ ने जवाब दिया, तुम्हें थोड़ी सी चुटकी काटने में क्या हर्ज है? इससे तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जियो येयांग ने अपने होंठ ऐसे हिलाए जैसे कि कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन फिर खुद को रोक लिया और दाओहुआ को पिछले दरवाजे से बाहर सड़क की ओर ले जाना जारी रखा। नया निवास पास में है, वास्तव में आपके फल और सब्जी की दुकान के ठीक बगल में। जब भी आप मेरे बारे में सोचे तो आप आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। दाओहुआ ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें कौन देखना चाहेगा? अपनी इतनी चापलूसी मत करो। जियो येयांग बिना कोई जवाब दिए बस मुस्कुराया और जल्द ही वे दो प्रवेश वाले आंगन के सामने पहुंच गए। चलो, मैं तुम्हें हमारे आवास के आसपास दिखाऊंगा। यह सुनकर दाओहुआ ने जियो येयांग की कमर पर फिर से चुटकी ली, यह हमारा निवास, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अपने शब्दों पर ध्यान दें। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाती, दाओहुआ ने देखा कि जियो येयांग की अभिव्यक्ति बदल गई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वह घूम गया और करीब झुक गया।
दाओ हुआ सहज रूप से पीछे की ओर चली गई जब तक कि उसकी पीठ दरवाजे के खिलाफ नहीं थी, केवल जियो येयांग के पास आने पर ही रुकी। जियो येयांग, तुम्हें क्या हुआ है? उसने पूछा। जियो येयांग ने कुछ नहीं बोला और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिससे उसे कोई चोट नहीं आई थी, और उसने दाओ हुआ को अपनी बांह और दीवार के बीच फंसा लिया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। दाओ हुआ उसके अचानक कदम से चौंक गया। जैसे ही जियो येयान के होंठ उसके होंठों को छूने वाले थे, उसने तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह ढक दिया। जियो येयांग, यह तुम्हारे साथ क्या है? जियो येयांग ने कुछ गहरी सांसें ली, दाओ हुआ के हाथ पकड़ लिए जो उसके मुंह को ढक रहे थे, कुछ हल्के चुंबन दिए और फिर कर्कश आवाज में कहा, भविष्य में तुम मुझे कहीं भी चिकोटी काट सकते हो, बस मेरी कमर को मत छुओ। दाओ हुआ अचंभित हो गया और फिर तुरंत सिर हिलाया, मैं तुम्हें फिर से चुटकी नहीं काटूंगा। जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, आप मुझे चुटकी काट सकते हैं। इतना कहने के बाद उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे घर के अंदर ले गया। आप बहुत तेज हैं, कुछ ही दिनों में आवाज सब साफ सुथरा हो गया है। दाओ हुआ को यार्ड का मूल्यांकन करते हुए देखकर जियो येयांग मुस्कुराया और एक तरफ खड़ा हो गया, क्या आपको कुछ भी दिखाई देता है जिसे जोड़ने या हटाने की आवश्यकता है? दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा, क्या जोड़ना है या हटाना है, आप तय करें। जियो येयांग ने हंसते हुए कहा, जब आप आए तो मुझे बस चिंता थी कि यह आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है। दाओ हुआ, मुझे डर है कि मुझे भविष्य में यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। जियो येयांग के जारी रहने का इंतजार न करते हुए उसने पूछा, क्या आपके पास यहाँ दवा का डिब्बा है? मैं पहले आपके घाव का इलाज करने में आपकी मदद करूंगी। जियो येयांग ने सिर हिलाया और दाओ हुआ का हाथ पकड़कर साइड रूम में ले गया। यह पुराने मास्टर की फार्मेसी के अनुसार व्यवस्थित है, एक नजर डालें और देखें कि यह कैसा है। जैसे ही उसने दवा अलमारियां की एक पंक्ति देखी, दाओ हुआ जांच करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। यह देखकर कि प्रत्येक कैबिनेट जड़ी बूटियों से भरी हुई थी, वह जियो येयांग की ओर मुड़ी, आपने बहुत सारी जड़ी बूटियां तैयार की हैं, क्या आप उन सभी का उपयोग कर सकते हैं? इतना कहने के बाद उसने अपने ही सिर पर थप्पड़ मारा, बेशक आप उन सभी का उपयोग कर सकते हैं, आपके अधीन काफी लोग हैं। फिर उसने घाव की आवश्यक दवा निकाली, जियो येयांग को एक तरफ स्टूल पर बैठने का इशारा किया और उसके घाव का फिर से इलाज करना शुरू कर दिया। जियो येयांग के कंधे का घाव वास्तव में फिर से खुल गया था, पहले लगाई गई पट्टी अब ताजा खून से लथपथ हो गई थी। यह देखकर दाओ हुआ की भौहें तन गईं, और जैसे ही उसने उसका इलाज किया, उसने पूछा, क्या सभी काले कपड़े वाले लोगों को झरने के पास नहीं निपटाया गया था? वे गुवाने को बिल्डिंग में फिर से कैसे दिखाई दिए? जियो येयान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, सिशान गांव में घटना के बाद अंकल 8 प्रिंस की गतिविधियां अधिक बार हो गई हैं। हत्यारों ने इस बार कुछ को मेरा परीक्षण करना था, दूसरों ने मेरे चाचा और सलाहकार जियांग को निशाना बनाया। दाव हुआ, क्या गवर्नर गुओ ने भी 8वें राजकुमार को नाराज किया? जियो येयांग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें नाराज किया या नहीं, मेरे चाचा शाही चाचा के प्रति वफादार हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से 8 राजकुमारों का विरोध करते हैं। मेरे चाचा झोंगझू, जिगुंग और फैंक्सी के गवर्नर हैं, उन्होंने हाल ही में 8 राजकुमारों के गढ़ों में से एक को नष्ट कर दिया, जिसके कारण यह हत्या का प्रयास हुआ। दाओ हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, 8 राजकुमार इतने सारे अनुयायी कैसे जुटा सकते हैं? जियो येयांग एक पल के लिए चुप हो गया, कुछ को पूर्व सम्राट ने 8वें राजकुमार के पास छोड़ दिया था, कुछ को 8वें राजकुमार द्वारा पाला गया था और कुछ अपनी मर्जी से उसके साथ जुड़ गए थे। दाओ हुआ चिंतित दिख रहा था, तो क्या आप सभी बेनकाब हो गए हैं? आज जैसे उदाहरणों के साथ क्या भविष्य में ऐसा दोबारा होगा? क्या आप और आपके दूसरे और तीसरे भाई खतरे में होंगे? दाओ हुआ की सिकुड़ी हुई भौहों को देखकर जियो येयांग ने उन्हें शांत करने के लिए हाथ उठाया और सांत्वना देते हुए कहा, आज आए हत्यारों का ध्यान रखा गया है और 8 राजकुमारों को अभी तक हमारी पहचान के बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ समय में 8 राजकुमारों के पास झोंकझू में मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा नहीं होगी। दाओ हुआ ने गंभीरता से कहा, जियो येयांग, आप सभी को सावधान रहना चाहिए। दाओ हुआ की आंखों में चिंता देखकर जियो येयांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। जल्द ही दाओ हुआ ने जियो येयांग के घावों का इलाज पूरा कर लिया, फिर डेफू से दवा तैयार करने के इरादे से एक नुस्खा लिया, लेकिन पता चला कि वह लड़का वहां नहीं था, न ही उसकी नौकरानी वांग मैनमैन थी। कोई विकल्प न होने पर दाओ हुआ केवल दवा ले सकती थी और इसे स्वयं तैयार कर सकती थी। जियो येयांग को हर कदम पर उसका अनुसरण करते हुए देखकर दाओ हुआ ने असहायता से कहा, जियो येयांग, आप घायल हैं और आपको चुपचाप आराम करना चाहिए।
दवा तैयार होने के बाद मैं आपके लिए लाऊंगा, आपको पहले अपने कमरे में आराम करना चाहिए। जियो यांग ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद मैं आराम कर सकता हूँ। उनके शब्दों पर दाओहुआ ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने दवा तैयार की, दाओहुआ को अचानक गुओ जुएमिंग की याद आई और वो खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, आपने आज मिस गुओ को देखा, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? दाओहुआ को एक अपमानजनक टिप्पणी करते हुए, फिर भी उत्सुकता से भरी आंखों के साथ, जियो यांग ने महसूस किया कि उसके अंदर हंसी बढ़ गई है, लेकिन उसने इसे रोक लिया और गंभीर चेहरा बना लिया, गंभीरता से सोचने लगा, चचेरी बहन जुएमिंग। वास्तव में, वह काफी सुंदर है और उसने आज अच्छी संख्या में लोगों को नोटिस किया है। दाओहुआ के चेहरे पर नाराजगी का स्पर्श देखकर जियो यांग की आंखों में एक धूर्त चिंगारी चमक उठी। दाओहुआ ने क्रोधित होकर कहा, उसने केवल दूसरों का ध्यान आकर्षित किया, क्या उसने आपका भी ध्यान आकर्षित नहीं किया? जियो यांग हंसे, मैं बेशक, मैंने भी नोटिस किया। दाओहुआ की बढ़ती खट्टी अभिव्यक्ति को देखकर वह धीरे से मुस्कुराया। मैंने डेफू से सुना है कि चचेरी बहन जुएमिंग को बीजिंग में सुंदरियों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। दाओहुआ ने उपहासपूर्वक कहा, न केवल उसे प्रसिद्ध सुंदरियों में स्थान दिया गया है, मैंने सुना है कि कई लोग उसकी तुलना महान और सुरुचिपूर्ण पैनी फूलों से करते हैं। जियो यांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और एक पल के लिए सोचा, पैनी फूल, हो, यह वास्तव में काफी उपयुक्त है। दाओहुआ ने दरबार में चपरासी बोनसाई के प्रदर्शन को देखा और उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि आपको चपरासी के फूल काफी पसंद हैं, जरा देखिए, इस प्रांगण में उनके कई गमले हैं। दाओहुआ के आग्रहपूर्ण स्वर को सुनकर जियो यांग ने खुद को आश्चर्यजनक रूप से अच्छे मूड में पाया और वह मुस्कुराया। पैनी फूल बड़े पैमाने पर शानदार और दिव्य सुगंधित हैं, फूलों के राजा, स्वाभाविक रूप से मुझे उनकी प्रशंसा करना पसंद है। यह सुनकर दाओहुआ ने नाक सिकोड़ ली और दवा के बर्तन की ओर झुक गया। अब जियो यांग के साथ उलझने की जहमत नहीं उठा रहा था। जियो यांग ने यह देखा, झुक गया और चिढ़ाया, गुस्सा। दाओहुआ ने अपनी आंखें घुमाई, कौन नाराज है? तुम जाकर अपने चपरासी के फूलों को देखो, जब मैं दवा तैयार कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। जियो यांग ने उसकी नाक को छुआ और धीरे से मुस्कुराया। एक क्षण के बाद उसने आंगन में संगमरमर की मछली की टंकी देखी और दाओहुआ को देखने के लिए खींच लिया। दाओहुआ ने विरोध किया, आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ दवा तैयार कर रहा हूँ। जियो यांग ने जवाब दिया, दवा इतनी जल्दी तैयार नहीं होगी, इसे देखते रहने की कोई जरूरत नहीं है। डेफू को कहीं से लाल कोई का एक जोड़ा मिला है, मुझे लगता है कि वे काफी सुंदर हैं, आपको भी देखना चाहिए। दाओहुआ ने उत्तर दिया, मछली के बारे में इतना दिलचस्प क्या है? हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी वह अंदर की लाल कोई को देखने के लिए संगमरमर के मछली टैंक पर झुक गई। जैसे ही उसका प्रतिबिंब टैंक में पानी की सतह पर दिखाई दिया, जियो यांग अचानक उसके करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाया, मैं उन महान चपरासियों को पसंद नहीं करती, मुझे जो पसंद है वो है पानी में नाजुक परी। जियो यांग को पानी के भीतर से उसे मुस्कुराते हुए देखकर दाओहुआ अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़े बिना नहीं रह सकी और उसने उसकी ओर देखा, आपको क्या पसंद है इसकी परवाह कौन करता है? इतना कहकर वह मुड़ी और दवा के बर्तन की ओर चली गई और जाते जाते पूछती गई, डेफू को वो कोई कहां से मिली? मुझे भी कुछ जोड़े मिलेंगे, एक जोड़ा मेरी दादी को खुश करने के लिए और एक मेरी सास और मालिक को खुश करने के लिए। जियो यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे संभालना आसान है, मैं डेफू से इसका ख्याल रखूंगा। आधे घंटे बाद दवा तैयार हो गई। यह देखकर कि जियो यांग ने अपनी खुराक पूरी कर ली है, दाओहुआ ने आकाश की ओर देखा। चौथे भाई और बहन सू को अपनी पसंद बनानी चाहिए थी, मुझे वापस जाना होगा। याद रखें कि डेफू ने आपके लिए पीने के लिए जो कुछ नुस्खे एकत्र किए हैं, उन्हें तैयार कर लें। जियो यांग ने सुझाव दिया, आप मेरे लिए दवा क्यों नहीं तैयार करते? डेफू जो दवा बनाता है वह बहुत कड़वी होती है। दाओहुआ हताश हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ मुझे हर दूसरे दिन बाहर आने देगी? इसके अलावा, दवा एक ही है, जो कोई भी इसे तैयार करेगा, उसका स्वाद भी वैसा ही होगा। जियो यांग ने अपना सिर हिलाया, यह वैसा ही कैसे हो सकता है? जब आप इसे बनाते हैं, तो मुझे इसका स्वाद इतना कड़वा नहीं लगता। दाओहुआ चुप हो गया, उससे बहस नहीं करना चाहता था। आपको आराम करना चाहिए, मैं ग्लास स्टोव तक अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। जियो यांग ने इसके बारे में नहीं सुना और व्यक्तिगत रूप से दाओहुआ को ग्लास स्टोव में वापस ले गया। उसे गाड़ी में चढ़ते और यान वेंकाई और सू शियू के साथ निकलते हुए देखने के बाद ही वह अपने नए निवास पर लौटा।